वेट, लेट्स स्टार्ट। हाँ, वरना सिस्टम, नहीं नहीं, कास्ट सिस्टम होगी ना फिर। वरना सिस्टम इनिशियली थी, बट उसका ही जो अभी का स्वरूप है प्रेजेंट डेट में, वो कास्ट सिस्टम में अभी चेंज हो गया। तो वरना सिस्टम सिर्फ हम लोग अभी क्या कहते हैं इसके उसको, कि जैसे हमारा एक हिस्टोरिकल एक कुछ तो इवोल्यूशन है, तो उसके दौर पे हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ हिस्ट्री में ऐसे हुआ था। जो सॉरी जो वेदास थे, वेदास से इमर्ज हुआ था फिर उसके बाद। बट अभी का जो स्वरूप है तो वो है अब जाति व्यवस्था है, जिसे हम लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं। करेक्ट। हाँ तो वो तो फिफ्थ कैटेगरी है वहां पे। करेक्ट, क्योंकि वो कहीं पे ही स्टैंड नहीं कर रहे थे ना, सिंपल चार। हाँ, फिफ्थ कैटेगरी में उस टाइम पे क्या, शूद्र में जो लेबर क्लास है, ठीक है, लेबर क्लास मतलब उस टाइम पे भी ऐसा क्लास हुआ करता था जो सर्वेंट क्लास था, जो कुछ होल्ड नहीं करता था ऐसे प्रॉपर्टी या फिर उसका कौन छोड़ने से, जैसे कि जमीन नहीं उनके पास कुछ, या फिर उनका उस टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिव करने के लिए जो कुछ एक ओनरशिप लगता है, वो ओनरशिप नहीं था उनके पास। तो वो क्या कर सकते थे सिर्फ कि कहीं पे दूसरों को सर्व करके, हाँ मतलब उनका वही काम था, दे आर सर्वेंट क्लास। तो ऐसे उस टाइम पे जो सर्वेंट क्लास थे वही फिर उसके बाद हम लोग अभी के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि वही क्लास फिर जिनको हम लोग शूद्रस कहते हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है उस टाइम पे। मैं सिंपली बता देता हूँ कि अभी के जो फार्मर क्लास है ना, अभी का जो फार्मर क्लास है, मतलब बेसिकली अगर मैं थोड़ा डिवाइड करता हूँ चारों वर्नास को, तो बेसिकली फर्स्ट जो है वो, अच्छा सबसे पहले तो रुको 5 मिनट, नहीं तो ये बड़बड़ करते रहूंगा मैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन? क्लियर है सभी को? ठीक है। वेट अ मिनट, और मैं एक बार सेटअप कर देता हूँ तो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये था कि अभी किस कंटेक्ट में या फिर किस स्वरूप में वो वर्ना सिस्टम है। तो बेसिकली वर्ना सिस्टम जो है वो हम लोग एग्जैक्टली वर्ना सिस्टम का फॉर्म अभी एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते, बट यही वर्ना सिस्टम में जो चेंजेस आए हुए हैं, जो अभी चेंज होकर हमारा कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है पूरा सिस्टम, वो एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। तो बेसिकली, हाँ आइए, तो बेसिकली, हाँ तो बेसिकली जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो फर्स्ट चार जो हमारे वर्ना सिस्टम के फर्स्ट है ब्राह्मीण्स आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन हाँ वैश्य एंड शूद्र। ठीक है। तो बेसिकली अभी कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो अगर देखें, उसके अलावा फिफ्थ क्लास का, मैं सॉरी फिफ्थ, हाँ फिफ्थ एक हमारा कैटेगराइजेशन का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अभी जो ब्राह्मण क्लास है, अभी के जो ब्राह्मण है फिलहाल अभी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, वो उस टाइम का जो कोई आपका वर्ना सिस्टम था वो ब्राह्मण्स में स्टैंड कर रहे हैं। करेक्ट। अभी के जो क्षत्रिय है, तो अभी के क्षत्रिय मतलब वरियर क्लास कौन से है? अभी वरियर तो मतलब लड़ाई तो होती नहीं है, बट वरियर्स कौन थे? आपने भी देखा है कि वरियर्स में हम लोग अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मराठास, मराठा हिस्टोरिकली वरियर्स रहे हुए हैं, तो वो फिर यहाँ पे स्टैंड करते हैं क्षत्रियस में। या फिर अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं तो राजपूत, वो भी वरियर रह चुके हैं। करेक्ट। साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे कम्युनिटीज है, पर्टिकुलर सोसाइटी के कम्युनिटीज है जो वरियर क्लास रहा हुआ है। करेक्ट। तो वो आते हैं आपके क्षत्रियस में। तो बेसिकली उनका भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। करेक्ट। बट वो वरियर क्लास हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सोसाइटी इवॉल्व होते जा रही है तो आपके जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो चेंज होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो काम नहीं है ना कुछ मतलब लड़ाई वगैरह करने का। तो फिर अभी वो जो कुछ क्लास है वो दूसरे प्रोफेशन में, बट दे देमसेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए क्षत्रियास करके। करेक्ट। उसके अलावा वैश्यास, तो वैश्यास में ट्रेडर्स मेन ले आते हैं। हम लोग लिख तो रहे वहां पे ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, ठीक है, बट मेनली ये क्लास जो अभी का जो क्लास है ना वो ट्रेडर्स है। फार्मर जो बिजनेस एक्टिविटी में था उनको हम लोग वैश्य के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, बट फार्मर मोस्टली क्या थे, वो तो क्रॉप ग्रोअर ही थे। करेक्ट। तो वो एज ए बिजनेस नहीं करते थे। क्लियर। तो फार्मर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वैश्यास में काउंट हुए ही नहीं। ठीक है। हम लोग पढ़ने के लाइक टाइम पे कहते हैं, क्योंकि बेसिकली कैसे है ना कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उनको ही हम लोग
इस कैटेगरी इस वर्ना सिस्टम में रख रहे थे, मतलब वैशाख में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि उस टाइम पे भी ट्रेडिंग हुआ करती होगी, इधर का माल उधर जा रहा है, करेक्ट, या फिर कोई फार्मर है वो खेती कर रहा है तो वो अपना बेच रहा है माल, करेक्ट। बट एक्चुअली जो एक हम लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपका सिर्फ क्रॉप ग्रो करना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे सेल भी करना होता है, ठीक है। खुद सेल कर रहा है वो तो मान है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वो भी ग्रो कर रहा है, सेल कर रहा है, बट वो एज ए बिजनेस एक्टिविटी हम लोग नहीं देखते। मतलब अभी जो वर्ड बिजनेस हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप पे तो बिजनेस नहीं था, उस टाइम पे ट्रेड वगैरह यूज कर रहे थे हम लोग वर्ड, करेक्ट। तो ये नहीं कर रहे, तो बेसिकली फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैश्यास रिस्ट्रिक्टेड टू द किसका हो गया आपका, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। लाइक अभी हम लोग देख रहे थे जैसे मारवाड़ी, ठीक है, या फिर जैसे सिंधी हो गया, ठीक है, ये मारवाड़ी सिंधी। अभी जैन नहीं हो सकता क्योंकि जैन अदर रिलीजन है, ये हिंदू रिलीजन के चार आपका वर्ना सिस्टम है, ठीक है। नहीं तो वो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, हमने देखा है। उसके अलावा आपके पारसीज भी है, वो भी ट्रेडिंग वगैरह बहुत सारा करते हैं, करेक्ट। तो मारवाड़ी हो गए, सिंधीज हो गए, तो ये अभी के फिर करेक्ट जो आएंगे वैशाख में। फिर शूद्रा में कौन आ रहे हैं, तो शूद्राज में हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इनको सर्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो शूद्राज में कौन आ रहे हैं, फिर फार्मर्स भी आगे इसमें, क्योंकि इसका क्या एक इसेंस है कि वाई फार्मर्स, फर्स्टली हम लोग तो कह रहे थे भाई वो वैश्यास में आ रहे हैं, बट अभी ये फार्मर्स हम लोग शूद्राज में क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मतलब कल के लेक्चर में बताया कि फार्म ओनर जो थे ना, अभी के कंटेक्स्ट में हम लोग कह सकते हैं कि जिसके पास फार्म है वो उसका असली मालिक है, करेक्ट। उस टाइम पे वो एक किंग होता था और किंग के मर्जी से सब कुछ चलता था, करेक्ट। उसको वो अबेंडन भी कर सकता था उसके हक से, उसके राइट से, उसके ओनरशिप से, करेक्ट। या फिर उसके भी ऊपर और एक था कौन, जमींदार, ठीक है। जमींदार वर्ग वगैरह बने थे ना, जो एक्चुअली कौन थे, जो राजा के लिए काम कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, करेक्ट। तो ये जमींदार फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असली मालिक जैसे एक्ट कर रहे थे उस जमीन के, ठीक है। दो द फार्मर्स आर द रियल ओनर दैट टाइम ऑल्सो, बट ये नया वाला जो एक वर्ग बना ना जमींदार वाला, ये फिर एक्चुअली बिहेव कर रहे थे कि दिस लैंड ओन बाय अस, हम लोगों ने सिर्फ आपको रेंट पे दी है काइंड ऑफ, ठीक है, आप टेनेंट हो, करेक्ट। तो फिर फार्मर भी एक्ट कर रहा था एज ए सर्वेंट, फार्मर भी सर्वेंट ही हो गया काइंड ऑफ। वो क्या है, उसको भाई जमीन मिली है कुछ टाइम के लिए, राजा ने अलोकेट करी हुई है, उसका रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मेरे पास है, दैट इज जमींदार के पास है, और जमींदार की मर्जी से वो अभी वहां पे खेत कर रहा है। ऐसा भी होता था, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाया तो उसका जमीन भी कॉन्फिस्केट किया जाता था कि नहीं भाई चलो आप तो रेंट पे नहीं कर पाए ना, जो भी टैक्स देना था, रेंट इन द सेंस टैक्स, करेक्ट, वो हो जाता था। फिर उस टाइम पे फिर फार्मर्स भी कहां पे चले गए, शूद्राज में चले गए, ठीक है, क्योंकि वर्ना सिस्टम चेंज होती जा रही है, जो जाति के इसमें स्वरूप में आ रही है ना, तो उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब लोग आज का हमारा टॉपिक वही है, कास्ट सिस्टम वाला, करेक्ट। तो फार्मर्स भी वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी मैं अगर कहता हूं कि फार्मर्स फार्मर्स कौन है, मेनली ओबीसी वर्ग, जो हम लोग कह रहे हैं ना, मेनली ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास में अभी कौन कौन आ रहा है, अभी देखो कि जो फार्मिंग करते थे, जिसमें अभी हमारे इसमें कुंबी हम लोग जिससे कहते हैं पर्टिकुलरली, जो फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कुंबी वर्ड इज एसोसिएटेड टू द फार्मर, ये हो चुका है क्लियर। उसके अलावा आप कहोगे कि जैसे आयरन स्मिथ है, जिसे लोहार कहा जाता है मराठी में, क्लियर, तो ये आयरन स्मिथ हो गए, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, करेक्ट, ये सभी के सभी ओबीसी के अंडर आते हैं, करेक्ट, सभी ओबीसी के अंडर आते हैं। आप अगर रिजर्वेशन देखते हो तो ये कुंबी आयरन स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, लोहार, कुंभार एक होता था और एक है, करेक्ट, पॉटरी मेकर्स, करेक्ट, बहुत सारे, या फिर कारपेंटर है जिसे सुतार कहा जाता है, करेक्ट। तो ये सभी के सभी फिर अदर बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं, क्लियर। तो ये इनको कहा जाएगा फिर शूद्रा, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन था, बहुत लोगों को लगता है कि शूद्राज मीन्स एसोसिएटेड हो जाता है भाई कि जो दलित है या फिर शेड्यूल कास्ट है, बट एक्चुअली शूद्राज ओबीसी है, ठीक है। और इनके अलावा जो बचे हुए थे जो फिफ्थ में आ रहे हैं, दैट इज शेड्यूल कास्ट, जो अभी हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और उसके अलावा और एक वर्ग था शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब को कैटेगराइज ही नहीं करा गया था, वो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि उनका जो कुछ एक कल्चर चल रहा था वो तो जंगलों में चल रहा था, वो मेन स्ट्रीम जो कुछ आपका कल्चर यहाँ पे बन रहा है या फिर सोसाइटी बन रही है उसका वो पार्ट ही नहीं थे। दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी बट दे आर आउटकास्ट, करेक्ट। ये पार्ट थे सोसाइटी के बट ये इन चारों वर्ग से बाहर थे, करेक्ट। शेड्यूल ट्राइब थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा है कि शेड्यूल ट्राइब इनमें सबसे ओल्डेस्ट है, करेक्ट, बट उनका जो कुछ रेसिडेंस है वो जंगलों में हुआ करता था। तो वो जो कुछ सोसाइटी बन रही है नई, उस सोसाइटी का वो पार्ट थे ही नहीं कभी। तो इनको फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैटेगराइज करा गया, चार में नहीं बैठे ना, कहां पे बैठेंगे फिर, फिफ्थ में, क्योंकि हमने देखा फिफ्थ में कौन आता था फिर,
कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उसके अलावा फॉरेनर्स हो गए, करेक्ट, ये सब कुछ लोग हमने जो देखा कल, करेक्ट, इन सबको फिफ्थ क्लास में कैटेगराइज करा गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो जो हम लोग कहते हैं कि जो फिफ्थ क्लास है, आउटकास्ट है, या करेक्ट, वो फिर इतना हो गया सामने जाके। अच्छा, अभी हिंदुइज्म चल रहा है, ये फिर हिंदुइज्म का जो एक नोशन है ये फिर चेंज हुआ, जैसे कि यही फिर जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको फिर मूवमेंट कैसे हुई, नए धर्म कैसे बने, और इस नए धर्म का क्यों बने, तो एक्चुअली इसी जाति व्यवस्था को रिटेलिएशन में बहुत सारे धर्म बने, ठीक है, बट उस धर्म में भी जाति व्यवस्था आ चुकी है, ये आज ही पढ़ने वाले हम लोग आगे जाके, क्लियर। तो ये अभी के कंटेक्स्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि हु आर ब्राह्मण्स, हु आर क्षत्रियस, हु आर वैश्यस एंड हु आर शूद्र, अभी के कंटेक्स्ट में कौन कहां पे फॉल कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है, समझ में आया आपको। हम्म हम्म हाँ, अभी भी जनरल में आते हैं ना, फिर आपको मराठा रिजर्वेशन नहीं है, करेक्ट, तो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वो भी रिजर्वेशन नहीं था, ये भी हमारा रिजर्वेशन का इशू रहेगा, मैं सामने के आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसका पूरा वो एक इवोल्यूशन है, ठीक है। तो इनिशियली सिर्फ रिजर्वेशन किसको था, जो सबसे मार्जिनलाइज क्लास था हमारी सोसाइटी का, वो था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसी क्योंकि वो उनको मतलब हिस्टोरिकली एक प्रकार से उनके ऊपर हम लोग कहेंगे कि अत्याचार हुए या फिर मार्जिनलाइज करे गए, उनको उतने ज्यादा मौके नहीं मिले कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ पाए या फिर उस स्पीड से वो ग्रो कर पाए, क्योंकि बहुत सारे जो कुछ राइट्स थे उनसे वो क्या थे, बाहर किए गए थे। तो ऑब्वियस है कि एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिसको अगर मान के चलो कि बहुत सारे चीजें नहीं मिल रही है टू ग्रो या फिर टू ग्रो इटसेल्फ, तो फिर वो तो मार्जिनलाइज ही रहने वाला है ना। तो फिर ये जो रेस बनी हुई, रेस इन द सेंस जो इवोल्यूशन सोसाइटी का, ह्यूमंस का नहीं कह रहा हूं, सोसाइटी का इवोल्यूशन, तो जो सोसाइटी भी ग्रो हो रही है तो इस सोसाइटी में वो बैकवर्ड ही रह गया। तो फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो देयर वाज अ नोशन कि भाई इनइक्वालिटी है सोसाइटी, और इनइक्वालिटी में आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई नहीं सभी लोगों को तो दो पैर दो हाथ दिए हुए हैं तो सब लोग इक्वली है, बट सोशली वो कितना पावरफुल है या फिर सोशली उसका कितना ज्यादा वजन है, ये भी तो डिसाइड करता है उसके ग्रो का। अभी आप एनसीईआरटी के कल आज मैंने लेक्चर डाले हुए, वो आप देखोगे ना, उसमें उन्होंने वो डिस्कस करा हुआ है, प्रॉपर डिस्कस करा हुआ है कि क्यों हमें रिजर्वेशन का तो मैं पूरा डीप टॉपिक लूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन, करेक्ट, बट उसमें एक्चुअली आपको ये दिखेगा कि वाई कि आपको सोसाइटी में हम लोग जो कहते हैं कि क्यों जरूरत होती है सोसाइटी की, मतलब खुद आप कितने भी कैपेबल हो बट सोसाइटी भी आपको कंडीशन करते हैं आपके ग्रोथ में, मतलब इट इज अ टू वे प्रोसेस नॉट वन वे, कि आपने स्किल तो ले ली बट स्किल ले ली इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका फिर उद्धार ही होगा या फिर आप और भी ज्यादा बढ़ोगे आपकी लाइफ में। आपने स्किल ले ली बट आपके कम्युनिटी में से पूरा कंट्री कह रहा हो, आपके कंट्री में जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे उस स्किल का, वेस्ट होगी। बट एट द सेम टाइम आप वही स्किल के साथ अगर कोई दूसरे कंट्री में जाते हो जहां पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आप ग्रो करोगे, सिंपल बात है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास स्किल है बट आपकी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है वो काम करने के लिए, तो क्या फायदा, आप आपके वो स्किल यूज करके आपका ग्रोथ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोसाइटी ने वो जो पर्टिकुलर स्किल है एक पर्टिकुलर लोगों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, सिंपल बात है। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी भी कंडीशन करता है इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, मतलब ओन ग्रोथ इज डिपेंड्स ऑन खुद का जो स्किल सेट है वो तो सुधारो या फिर खुद मेहनत तो करो, और उसके साथ साथ सोसाइटी भी कंडीशन कर रही है आपके ग्रोथ के लिए, समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूं, करेक्ट, ये लेंगे हम लोग सामने जाके सब कुछ चीजें। बट क्या बता रहा था मैं, हाँ ये तो बेसिकली हम लोग जो ओबीसी वगैरह कह रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जैसे कि 1950 का एक ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, शेड्यूल कास्ट करके और शेड्यूल ट्राइब करके, ठीक है 1950 का, तो उसमें फिर पहली बार रिजर्वेशन मिला 1950 में एससी एंड एसटी को, उसके बाद फिर रिजर्वेशन किसी को नहीं था, देयर वर ओनली 3 क्लासेस, एक जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। उसके बाद फिर 1990 में एक समिति गठित होती है जिसे मंडल कमीशन कहते हैं, और यही मंडल कमीशन फिर एक्चुअली जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जब रिजर्वेशन दिया गया तब वो देने ऐसा नहीं दिया गया कि जिसके मन में आ दिया, उसका प्रॉपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। उस टाइम पे 1950 चल रहा है, करेक्ट, तो उस टाइम पे फर्स्ट इलेक्शन हुए नहीं थे, फर्स्ट इलेक्शन कब हुए हमारे 51 में, सर तब तक तो हमारा रिपब्लिक भारत ही नहीं बना था, हमने देखा है रिपब्लिक भारत तो फिर 1950 में बना ऑब्वियस है, बट उसके बाद इलेक्शन तो बाद में हुए, तो एक्चुअल जो अभी के फॉर्म की पार्लियामेंट हम लोग कहते हैं वो 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद बनी नहीं थी, जो अभी का स्वरूप है पार्लियामेंट का, तो उस टाइम पे उसको ही कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, वही फिर इनफॉर्मल वे में एज ए पार्लियामेंट एक्ट कर रही थी, या अभी पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाएगा सामने जाके। तो बेसिकली तब तक आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं था,
विदाउट इलेक्शन हमारा देश रन करा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, और वो लोग जो थे वो ऑलरेडी बड़े लोग थे हमारे सोसाइटी के, मतलब कि जैसे कि मान के चलो कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनका एक कंट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस के लिए, देन बी आर आम्बेडकर हो गए, कृपलानी हो गए, तो बहुत सारे लोग थे ऐसे, करेक्ट, जो लॉयर्स थे वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया का जो एक ढांचा है बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है। तो डिस्कशन जब होते थे तब एक डिस्कशन ऐसा भी था जो बी आर आम्बेडकर इन्होंने प्रपोज करा था कि जो मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी का उनको रिजर्वेशन देना जरूरी रहेगा, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि रिजर्वेशन का एक पुना पैक्ट वगैरह हुआ है गांधी जी और बी आर आम्बेडकर इनके बीच में, तो वो पुना पैक्ट एग्जैक्टली क्या था, उन्होंने एक सेपरेट एक्चुअली परमानेंट रिजर्व सीट मांगे थे। परमानेंट रिजर्व सीट समझते हो कि मान के चलो कि महाराष्ट्र में अगर 36 डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें से अगर मान के चलो मैं गढ़चिरौली गोंदिया कह रहा हूँ, ज्यादा ट्राइबल है, करेक्ट, तो उन्होंने कहा था कि भाई, मतलब एग्जांपल बोल रहा हूं, उन्होंने ट्राइबल के लिए नहीं बोला था, शेड्यूल कास्ट के लिए बोला था, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि भाई वहां पे ट्राइबल ज्यादा है ना, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीट्स रहेंगी, जो भी नौकरियां रहेंगी, वो रिजर्व रहेंगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, करेक्ट। ये उन्होंने डिमांड करा था, करेक्ट, जिसको कहा जाता है रिजर्व सीट्स ही कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर बाद में ऐसे समझ में आया कि ऐसे अगर रिजर्व सीट हो जाएगा तो उस एरिया में रहने वाले जो कुछ अदर है, फिर मतलब अदर इन द सेंस माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनको तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा, फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ना सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो वहां पे कौन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब ही करेंगे, करेक्ट, जिनको रिजर्वेशन, एक्चुअली उसका ट्राइब तो था ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने रिजर्वेशन मांगा था, करेक्ट। तो यही डिस्कशन हुआ, फिर उस टाइप पे तो वो थॉटफुल थे, बड़े लोग थे, वो सभी लोग विजनरी लोग हैं, तो उन्होंने डिस्कशन किया कि ऐसा अगर होता है तो हमारे यहाँ पे पॉकेट्स बन जाएंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा कि ये एरिया में यही लोग हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन, इसके पहले मुस्लिम रिजर्वेशन हो चुका था, तो उसी के तर्ज पे फिर बी आर अम्बेडकर इन्होंने ब्रिटिशर से डिमांड करे थे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स, मतलब सॉरी रिजर्व क्या कहते हैं सीट्स जो है, लेट्स से मैं एक वर्ड भूल गया, ठीक है, तो वो होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसे करोगे तो वो तो फिर परमानेंटली वो किसी एक को रहेगा तो वो डिवाइड क्रिएट कर देगा। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स को जनसंख्या के आधार पे वो रोटेशन वाइज करते रहेंगे कि हाँ यहाँ पे रोटेशन कर दो, ये रिजर्व कर दो। अभी इंडिया महाराष्ट्र में भी देखो या फिर बहुत सी जगह भी देखो, हर बार कुछ कुछ ऐसे सीट्स है जहां पे मेजोरिटी वो तो अलॉकेट किए जाते हैं, बट ना वो रोटेशन में घुमा भी जाते हैं कि इस बार जो गांव का सरपंच रहेगा वो शेड्यूल कास्ट से रहेगा, इस बार ओबीसी से रहेगा, इस बार जनरल का रहेगा, तो ये चेंजेस होते रहते हैं सो दैट कि कोई एक ही नहीं बने, एक ही कैटेगरी का, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी का परमानेंट ना बने, सो दैट कि वहां पे बाकी लोग खुद को मार्जिनलाइज फील करें, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर वो रिजर्वेशन थोड़ा आगे बढ़ा, फिर हुआ, तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप जब हम लोग रिजर्वेशन देखेंगे तो बताऊंगा वैसे, बट बताना भी है कि उस टाइम पे उस डिबेट में बी आर अम्बेडकर इन्होंने ऐसे भी कहा था कि अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तब तक शेड्यूल ट्राइब को भी मेन स्ट्रीम में लाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स ने जब रूल करा तो वो लोग सिर्फ जंगल तक नहीं रहे, जंगल का कंट्रोल भी किसने लिया, तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट वगैरह है, वो तो उनका रेवेन्यू का माध्यम था, वहां से उनको तो रेवेन्यू मिल रहा था। बट वही लोग जो थे वहां पे जो ट्राइब्स थे पहले इंडिपेंडेंटली पहले रह रहे थे, जो शायद इन वर्ना सिस्टम का पार्ट भी नहीं थे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये कम्युनिटी का पार्ट है करके, फिर ब्रिटिशर्स जब आए और धीरे 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 जब उनके साथ इंटरेक्शन, ब्रिटिशर्स के पहले भी एक्चुअली, उसके पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स आया था, तो धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ते गया, करेक्ट, और वो फिर सोसाइटी में आते गए, मान के चलो कि कोई नया गांव बस गया, नया शहर बसाया गया, किसी ने भी ले लो, ब्रिटिशर्स ने बसाया होगा, उसके पहले मुगल्स थे, उसके पहले जो राजा थे उन्होंने बसाया होगा, करेक्ट, तो उसमें फिर कोई कोई ऐसे गांव थे कि जो शायद अभी जहां पे ट्राइबल्स रह रहे तो उस एरिया में, मतलब नियर अबाउट एरियाज में, जंगल के आसपास, तो वो भी लोगों के साथ फिर एक्सेस आते गया, वो भी लोग सोसाइटी में आते गए, फिर उनको समझ में आया कि भाई ये भी लोग रह रहे हमारे सोसाइटी, मतलब हमारे पूरे देश में, जो शायद जंगल में ही अधिवास करते हैं, दैट्स व्हाई आदिवासी, आदि मतलब क्या होता है, या फिर जिसको हम लोग ट्राइबल्स कह रहे हैं, तो मतलब जिनका वास मतलब यहाँ पे रहना वो आदि है, आदि मतलब पुराना है, ठीक है, तो उनको ही कहा जाता है। तो बेसिकली फिर इनको ही लाया गया। बट जैसे हम लोग कह रहे हैं कि फिर उस टाइम पे भी मेन स्ट्रीम वाला जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था, तो मेजरली जो कुछ ट्राइबल्स थे वो हिंदू में आ चुके, मतलब उन्होंने हिंदू में कन्वर्ट, मतलब एडप्ट, मतलब क्या एडॉप्ट हो गए, वो करेक्ट एडॉप्ट हो गए। बट इशू यही था कि वो चारों में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके रोल असाइन थे, उनका कोई रोल ही असाइन नहीं था, वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन था, तो फिर उनको कहां पे रखे, तो फिफ्थ कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे उस टाइम पे जो डिबेट हुई थी कि रिजर्वेशन किसको देना चाहिए, तो उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर उन्होंने बोला था
कि अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब देयर आर सम कैटेगरीज या फिर सम हम लोग कैटेगरीज ले लीजिए क्योंकि जाति सिस्टम तो आ चुकी थी वैसे, सम कैटेगरीज इन सोसाइटी दे आल्सो नीड रिजर्वेशन, ठीक है। बट वो सिस्टम, बट डिस्कशन जब हो रहे थे तब बोला गया कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं और हमें पता है, बट हम लोग अगर ओबीसी जो है मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर जो अगर ढूंढना स्टार्ट करें तो वो टाइम लग जाएगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना या फिर इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रादर पहले हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को पहले रिजर्वेशन दे देते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे सोचेंगे। तो आगे सोचेंगे तो वो फिर कैसे हो गया कि इंडिपेंडेंस के बाद फिर वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को तो मिल गया, फिर उसके बाद वो ना चला गया, ठंडे में चला गया। फिर उसके बाद ऐसे समझ में आया कि देयर आर सम क्लासेस कि उनको अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड बाय इकोनॉमिकल वे, बाय पॉलिटिकली, बाय एजुकेशनली। तो फिर एक सर्वे इन द सेंस रिपोर्ट आती है जिसे मंडल कमीशन हम लोग कहते हैं, उनमें पता चलता है अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब देयर आर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सोसाइटी, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ठीक है। दे आल्सो नीड रिजर्वेशन, तो फिर उसके बाद रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो ये तीसरा रिजर्वेशन जो है फिर अपार्ट फ्रॉम मतलब ये तीन ऑलरेडी तीन क्लासेस थे, ये फोर्थ और एक आ गया, ठीक है। जनरल एससी एसटी के साथ फिर ओबीसी भी आ गया, ठीक है। अभी ईडब्ल्यूएस भी आ गया, बट जो पहले रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी या फिर ओबीसी, दे आर बेस्ड ऑन सोशल, एक हम लोग कहेंगे पैरामीटर या फिर क्राइटेरिया के बेस के ऊपर, मतलब तो सोशली मार्जिनलाइज, नॉट इकोनॉमिकल। तो रिजर्वेशन का जो बेस है वो क्या है आपका, सोशल है, याद रखो, सोशली मार्जिनलाइज, नॉट इकोनॉमिक मार्जिनलाइज। तो अभी जो ईडब्ल्यूएस है उसका बेस क्या है, इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको दिया है, बट अदर देन दिस थ्री, मतलब जनरल के इकोनॉमिकली बैकवर्ड, करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मैं डिटेल में उसके बाद बात करेंगे हम लोग। हम्म 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ नहीं अभी वो रिजिड हो गया ना सिस्टम, वही वही तो कोई कहा ना मैंने कि सिस्टम रिजिड हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ 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 क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते, नहीं समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करिए। हम्म, हम्म, हाँ करेक्ट करेक्ट, हम्म करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट, हाँ मराठास ले लो ना, मराठास कहाँ पे थे, मराठास कौन थे, मराठास क्षत्रिय म्हणजे वरियर थे क्या हिस्टोरिकली, नहीं। तो हम लोग मराठास कब से हुए, वो तो सर्वंट थे किसके यहाँ पे, उनके जो पिताजी थे शिवाजी महाराज के, शाहजी महाराज, ठीक है। वो तो अपने अहमदनगर के जो ये थे, ठीक है, तो उनके यहाँ पे थे मुस्लिम जो रूलर थे, बट उनके बेटे ने वही नहीं समझा, उनके बेटे ने क्या समझा कि नहीं हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग वरियर, मतलब हम लोग वरियर बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, उस टाइम पे जाति व्यवस्था अच्छी खासी थी, करेक्ट, ऐसा नहीं था कि वो पुरानी वाली थी कि जो माइग्रेट मतलब मोबिलिटी पॉसिबल थी, बट उन्होंने फिर वहां पे वो वाला वरियर क्लास अडॉप्ट किया और वरियर बने। तो वो मराठास अभी हम लोग, मैंने कहा कि क्षत्रिय में आ रहे, क्योंकि उनको रिकग्निशन मिला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा कि यस यस दे आर क्षत्रियर्स, करेक्ट, दे आर वरियर्स, करेक्ट। तो इसी के कारण मराठास पहले कौन थे, मराठास तो स्कैटर्ड वर्क था, और मराठास में अभी फील मतलब उस टाइम पे वो मराठा जो थे ना वो भी आपकी यहीं पे आ रहे थे शूद्राज में, क्योंकि वैश्यास वगैरह तो वो प्रॉपर बिजनेस वगैरह कर रहे थे, करेक्ट, तो उनको तो वैसे ही हैंडफुल लोग थे, अभी भी हैंडफुल ही है, नंबर वाइज बहुत ही कम होते हो, करेक्ट। बट ये जो शूद्राज में है जो फार्मिंग कर रहे थे, अभी देखो ना जो मराठा एम्पायर बना सामने आके, उसमें जो लड़ने वाले लोग हैं वो कौन थे, वो पार्ट टाइम फार्मर थे, पार्ट टाइम वरियर थे, पता है आपको, वो फुल टाइम वरियर नहीं थे, पार्ट टाइम फार्मर और पार्ट टाइम ये थे, इन्होंने एसोसिएट किया, मतलब
गैदर करा, मतलब एक साथ ये किया, उनको ट्रेनिंग दिया और वो बने फिर मराठास। ठीक है, तो उनको एक नाम दिया गया, एक डिजिग्नेशन दिया गया मराठा। मराठा वर्ड कहां से है? वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो वो फार्मर ही थे, तो फार्मर कौन थे? शूद्र। तो शूद्र से कौन हो गया? क्षत्रिय। तो मराठा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो अभी हम लोग मानते हैं कि क्षत्रिय। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई होगी, बहुत सारा ऐसा सोसाइटी, मतलब अभी मैं भी एक इसका ओरिजिन मुझे ट्रेस बैक करना पड़ेगा पीछे में, कि राजपूत का भी वही रहा है क्या, या फिर अदर सभी का वही रहा है क्या, करेक्ट। या फिर आगे जाके ये भी ले लो कि पेशवाई आ गई, तो पेशवाई, ठीक है, मतलब मराठा में ही उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करा है, मतलब एक्चुअल रिप्लेस नहीं करा, मराठा साम्राज्य था, बट मराठा साम्राज्य में कौन सब कुछ मैनेज कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था? पेशवे। तो पेशवा ब्राह्मण थे, बट उन्होंने कौन सा मतलब जो फंक्शन था उसका वो क्या किया, उन्होंने चेंज कर दिया, क्षत्रिय कर लिया। बट हाँ, बाय हम लोग कहेंगे कि बाय वर्ना सिस्टम वो ब्राह्मण ही है, बट उनका जो कुछ फंक्शन है वो क्षत्रिय का हो गया, करेक्ट। ठीक है, बट उनको चेंज नहीं करा गया, जैसे कि इनका, जैसे कि शूद्र से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई क्षत्रिय हो गए, ठीक है, बट वैसा कुछ नहीं था। क्लियर? और कमीशन है, इंप्लीमेंट 3 में हुआ। हाँ करेक्ट, 1990 सिर्फ मंडल कमीशन गठित करा गया था 1990 में, 1990 में रिपोर्ट आ गई थी, 91 में उसको मतलब कंसीडर करा गया। उसके ऊपर फिर लोगों ने एक्सेप्ट भी लिया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें फिर हमारी जगह वगैरह, ऑब्वियस है कि जगह वगैरह डिवाइड हो जाएगी, फिर रिजर्व हो जाती है ना, उसमें तो कोई दूसरा आ नहीं सकता, करेक्ट। तो फिर वो रिजर्व हो जाएगी, तो उसके ऊपर पिटीशन है, तो उसको उसकी वैलिडिटी करी गई 1992 बाय सम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, फिर 93 से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ। ठीक है, तो मैं जो इवोल्यूशन है उसका सबका वो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो रिजर्वेशन में मैं डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलिए, किसी को ऑनलाइन भी डाउट होंगे, आपने भी कल जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग अगर पढ़ा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ना सिस्टम हमने एंड कर दी थी, हमारा वर्ना सिस्टम खत्म हो गया था। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल जो टॉपिक का नाम है, दैट इज कास्ट सिस्टम। ठीक है, हाँ, कुछ बताना था मुझे, मैं ध्यान में तो बता, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट कह रहा था उसको। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब मतदार क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे नागपुर है, तो नागपुर का एक आपका खासदार जिसे हम लोग एमपी कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन मुझे याद रखता, ठीक है। चलिए, मैं वो सामने क्या पॉलिटी में सब कुछ पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखो, कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम लोग समझते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ना सिस्टम या फिर वर्ना, तो कास्ट कैन बी डिफाइंड एज hereditary endogamous group of having the common name, common traditional occupation and common culture, relatively rigid in matters and mobility, distinctiveness of status and forming a single homogeneous community। अभी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, हम लोग तोड़ तोड़ के इसको समझेंगे। ठीक है, देखो कास्ट क्या है? कास्ट को डिफाइन किया जाता है एज ए हेरिडिटरी एंड इंडोगेमस ग्रुप। हमने कल देखा था कि वर्ना सिस्टम आपकी हेरिडिटरी नहीं थी, करेक्ट। वर्ना सिस्टम हेरिडिटरी तब तक थी जब तक वो फंक्शन अपना चेंज नहीं करता कोई पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिलहाल क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय में कोई मेरा नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो वो शायद क्षत्रिय घर में जन्म ले रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्षत्रिय बना रहेगा, बट उसके मन में आया कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, मैं प्रीचिंग करूंगा, मैं जैसे साधु संत होते, करेक्ट, मैं रिचुअल्स परफॉर्म करूंगा, तो वो क्या बन सकता था? ब्राह्मण बन सकता था, करेक्ट। ये हमने देखा, ये तो वर्ना सिस्टम का पूरा ये था। बट जैसे मैंने कहा कि ये हेरिडिटरी नहीं था, बट कास्ट सिस्टम इज मोर हेरिडिटरी, करेक्ट, एंड ऑल्सो एंडोगेमस। एंडोगेमस मतलब होता है कि विद इन वन ग्रुप वो शादियां होगी, एंडोगेमी कहते हैं। ठीक है, जो मैरिजेस हो रहे हैं उसी ग्रुप में हो रहे हैं, इसी पर्टिकुलर एक जो ग्रुप को नाम दिया गया, कैटेगराइज करा गया, करेक्ट, मतलब उसी जाति में शादी हो रही है या फिर बाकी सब कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो एंडोगेमी इसे कहते हैं। बट उस टाइम पे हमने देखा क्या वर्ना सिस्टम में एंडोगेमी थी क्या? नहीं, हमने देखा था कि जो क्लासेस है वो अक्रॉस वर्नाज शादियां कर सकते थे, करेक्ट। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन में आपके वर्ना सिस्टम में एंडोगेमी आएगी नहीं, करेक्ट। एंडोगेमी किसका फीचर है? तो कास्ट सिस्टम का फीचर है। उसके अलावा हेरिडिटरी नेचर ये भी कास्ट सिस्टम का ही फीचर है।
सो कास्ट कैन बी डिफाइंड एज हेरिडिटरी एंडोगैमस ग्रुप हैविंग ए कॉमन नेम। हमने ये भी देखा है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग जो भी है, कास्ट के लोग जो है, उनके नाम भी कॉमन होते हैं बहुत सारे, ठीक है, करेक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नाम है जो बिलोंग कर रहे हैं कि उसी कैटेगरी के, वो तो समझ में आता है नाम से, करेक्ट। इसीलिए एमपीएससी का एक बहुत अच्छा एक मूव है, पता है कि आपको ये यूपीएससी ने इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो एमपीएससी है, एमपीएससी के जब भी इंटरव्यू होते हैं ना, तो आपको ना नाम नहीं पता रहता उनको, जो पैनल मेंबर है, बट आप यूपीएससी में जाते हो तो आपका पूरा वो जो डाफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें नाम वगैरह पता होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नाम को देख के बायसेस हो सके किसी कैंडिडेट के साथ, रादर देन मेरिट सिस्टम, वो उसके बायसेस शायद उस पर्टिकुलर पर्सन को जज नहीं कर रहा है बेस ऑन मेरिट, बट बेस ऑन उसके बायसेस, वो बेस हो सकता है कि वो उसको जज करेगा, करेक्ट। तो इसीलिए एमपीएससी में विदाउट नेम टोकन सिस्टम होती है वहां पे, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके अचीवमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मेंशन होता है, बट यूपीएससी में नाम मेंशन होता है। तो शायद नाम से पता चली जाता है आजकल कि भाई ये कौन से जाति का हो सकता है। बट उसमें भी हमने देखा बहुत सारे जाति में, कास्ट सिस्टम में कुछ कुछ नाम कॉमन ही है, पाटिल सब में है, गायकवाड़ सब में है, कुछ कुछ नाम सभी तरफ है, करेक्ट। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का भूल गया, ठीक है, बट आपने देखा होगा कुछ कुछ नाम सब में कॉमन है, क्लियर। तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूं कि उन जैसे जैसे वो कास्ट सिस्टम बनती गई, वो जो ग्रुप होते गया रिजिड ग्रुप, तो उसमें कॉमन नेम्स भी आप लोग ऑब्जर्व करते हो। उसके अलावा कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ओबीसी में, हमने दिखा सुतार है, लोहार जिसे हम लोग कारपेंटर भी कहते हैं, या फिर गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, करेक्ट। ये सभी का फिर हेरिडिटरी प्रोफेशन भी सेम रहा, मतलब ऑक्यूपेशन भी सेम ही रहा, करेक्ट। उसके अलावा एंड कॉमन कल्चर, उसी में ही एक कॉमन कल्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे कि पर्टिकुलर कास्ट की शादी एक पर्टिकुलर वैसी हो रही है, करेक्ट, उसमें एक जो रिचुअल फॉलो हो गए तो एक पर्टिकुलर वे में रिचुअल फॉलो हो गए। अभी रीजन टू रीजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपार्ट फ्रॉम, मतलब हम लोग कहेंगे कि भाई उस रीजन में कुछ अलग अलग कास्ट है, वो सभी के सभी कास्ट शायद उस रीजन का पूरा रिचुअल फॉलो करते हैं, बट हम लोग कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि उसी रीजन में दो अलग अलग कास्ट है, उनके रिचुअल्स अलग अलग। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं कि नागपुर में जो भी शादियां हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, उनमें कॉमन जो कुछ शादियों का ट्रेड्स है वो सेम ही है, ठीक है, करेक्ट। मान के चलो कि हम लोग हिंदू शादियां कह रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि भाई आप दूल्हा आ रहा है एक पर्टिकुलर वे में, वो जाता है, सबसे पहले दूल्हा जाता है तो वो कुछ तो हनुमान जी का मंदिर होता है वहां पे स्टे करता है, फिर उसके बाद वो मंगल कार्यालय जो भी होता है अपना हॉल वगैरह वहां तक आता है, फिर उसके बाद वो मंगल अष्टकी वगैरह जो होना है, करेक्ट। ये अपार्ट फ्रॉम हम लोग क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, आपको से भी दिखेगा हिंदू धर्म, मतलब एक रीजन में शादी का एक पर्टिकुलर वे है, करेक्ट। या फिर आप अगर अमरावती चले जाते हो तो अमरावती में वहां पे जो कुछ शादियां होती थी, या फिर शादियों में जो खान पान होता था, उसमें भी एक सिमिलरिटी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉट रिजिडली कि सभी कास्ट का टोटली डिफरेंट मैरिज कल्चर है, करेक्ट, वो रीजन के हिसाब से भी डिसाइड होता है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि कास्ट वाइज भी आपका मैरिज सिस्टम चेंज होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उस एरिया में ही है दोनों कास्ट, दोनों कास्ट। जैसे कि नागपुर में दोनों कास्ट रहेंगे शायद नागपुर रीजन में, बट उनका शायद कुछ तो हिस्टोरिकल या फिर ट्रेडिशनल जो कुछ आपका एक वे रहा है मैरिज सिस्टम का, वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली वही कह रहा हूं मैं कि भाई कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के साथ साथ आपका कॉमन कल्चर भी दिखेगा। कॉमन कल्चर में सब कुछ चीजें आती है, खान पान होता है, एक ड्रेसिंग सेंस होता है आपका, उसके अलावा मैरिजेस वगैरह या फिर जो कुछ जो हमारे ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ चीजें, ठीक है। रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स, मोबिलिटी, सॉरी मैटर्स, रिलेटिवली क्या है, रिजिड है। रिजिडिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको, आप बाय चॉइस अभी चेंज नहीं कर सकते आपका कास्ट सिस्टम, जैसे हमारा वर्ना सिस्टम चेंज होता था, यहाँ पे नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये मोर रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल हुआ करता था, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस, स्टेटस का भी डिस्टिंक्टिवनेस है। स्टेटस मतलब क्या, हाई क्लास, लो क्लास, समझ पा रहे हो, करेक्ट। किसी को हम लोग ने देखा है कि जाति में हम लोग कहते हैं कि भाई ये उच्च जाति का है, नीच, नीच नहीं, लो जाति का है, नीच नहीं होगा, ठीक है, बड़ा गलत वर्ड है, ठीक है। और एक बात और है, ठीक है, ये ऐसे कैसे मैं फ्लो फ्लो में बोल गया, ये ना चॉइस ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने शायद बताया हुआ है इंटरव्यू में, मेरा जो हमारे कलीग थी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आयर अभी भी है वो IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में, आई गेस। तो उनसे भी ऐसी गलती हो गई थी, ठीक है। तो चॉइस ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फ्लो फ्लो में कुछ बोलना नहीं है ऐसे, ठीक है, ये मेरा तो निकल गया। तो हाँ, हायर क्लास एंड लोअर क्लास चल ठीक है, यहाँ पे वो मराठी में या फिर हिंदी में वो वर्ड बराबर नहीं मिल रहा है।
क्या वर्ड है, ठीक है। उच्च वर्णीय तो कहते हैं हम लोग, दूसरा क्या कहते हैं, उच्च वर्णीय, हाँ ठीक है छोड़ो, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। हायर क्लास एंड लोअर क्लास, तो बेसिकली वही है कि डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस, तो डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस ये भी दिख रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम, ठीक है। एंड फॉर्मिंग ए सिंगल होमोजेनियस कम्युनिटी, तो उससे उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल होमोजेनियस कम्युनिटी बनाया, और उनके जो कुछ कॉमन ट्रेड्स है वही एक्सरसाइज हो रहे हैं, क्लियर। उसके अलावा फिर बाकी जो कुछ दूसरी कास्ट है तो उनके एक कॉमन कल्चर, कॉमन जो कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस देख रहे हैं वो अलग है, ठीक है, क्लियर, अदर कास्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना वो है आपका हेरिडिटी, एंडोगेमस ग्रुप, रिजिड मैटर्स ऑफ मोबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस, क्लियर, ठीक है। Now, next is the caste system is social hierarchy in India originally based on person's occupation and birth. ये इंपॉर्टेंट है, ये सोशल हायरार्की बन गई, पहले भी सोशल ही थी, वरना सिस्टम भी सोशल हायरार्की थी वैसे देखा जाए तो, बट वो हायरार्की से ज्यादा वो एक रोल असाइनमेंट था, असाइन करा गया था रोल, उसमें कुछ ऊंच और नीच नहीं था एज सच, करेक्ट। बट इसमें वो एक भाव आ गया कि कुछ जो आपके कास्ट है वो हायर कास्ट है, कुछ ऐसे कास्ट है वो लोअर कास्ट है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली द कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की में कन्वर्ट होते गया धीरे धीरे इन इंडिया, ओरिजिनली बेस्ड ऑन पर्संस ऑक्यूपेशन, जो पहले पर्सन के ऑक्यूपेशन के ऊपर था, सामने जाके ऑक्यूपेशन रहा, वही ऑक्यूपेशन सामने जाके रहा, बट वो ऑक्यूपेशन को जैसे मैंने कहा हायर एंड लोअर का स्टेटस मिल गया, करेक्ट। और जैसे ही उस ऑक्यूपेशन को हायर एंड लोअर स्टेटस का लोअर स्टेटस मिल गया तो उस कास्ट का भी फिर वही हायर एंड लोअर कास्ट में कन्वर्जन हो गया, समझ में आ रहा है आपको। ऑक्यूपेशन पहले हायर और लोअर में मतलब डिवाइड नहीं था, वो सिर्फ सोसाइटी का फंक्शन, सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन होने के लिए वो डिवीजन करा गया था, बट जब ये हायर और लोअर में कन्वर्ट हुआ तो कास्ट भी आपके हायर और लोअर में डिवाइड हो, क्लियर। तो ये ऑक्यूपेशन कास्ट एंड बाय बर्थ है, जैसे हमने देखा बर्थ से शायद कोई क्षत्रिय रहेगा, बट आपका वो अदर रोल में भी कन्वर्ट हो सकता है इन वर्ना सिस्टम, बट जाति व्यवस्था तो बाय बर्थ ही है, और जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आपका कास्ट चेंज नहीं होगा, वरना चेंज हो सकता, ठीक है, क्लियर। इट डिवाइड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब कास्ट। ये सोसाइटी को इसने डिवाइड कर दिया कास्ट में, और कास्ट में भी सब कास्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर। अभी कास्ट में सब कास्ट मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे ओबीसी में ले लो, ओबीसी में मैंने अभी एक आपको बोला था कुंबी, ठीक है, मेजरली क्या है, फार्मर थे, फार्मिंग क्लास था ओरिजिनली, बट कुंबी में भी आप देखोगे तो इतनी कुंबी है, तिरड़ी कुंबी, अभी मैं भी नाम भूल गया, जादव कुंबी, ठीक है, बहुत सारे कुंबी है, क्लियर। तो कास्ट क्या थी आपकी, कुंबी, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, तिरड़ी कुंबी, बावने कुंबी, ये आप शायद इधर के एरिया के नागपुर से तो आप एसोसिएट कर पाओगे, यही चीजें वेस्टर्न महाराष्ट्र में नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा ज्यादा है, ठीक है, तो शायद उनको ये कैटेगराइजेशन नहीं पता, क्लियर, तो मुझे एग्जांपल चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग नागपुर से तो इसलिए मैं एग्जांपल आपको समझा पाऊंगा। तो तिरंगे कुंबी और बावनी कुंबी वगैरह है, तो ये सब कास्ट, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, पहले जो वर्ना थे वो वर्ना के अंदर कास्ट बने, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो कुछ एक फोर्थ कैटेगरी थी, मतलब फोर्थ ये था लेवल वर्ना सिस्टम का, दैट इज शूद्रास, तो उसमें कौन थे आपके ओबीसी, जैसे कि अभी के ओबीसी हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें अलग अलग कौन थे, जैसे कि आयरन स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ठीक है, कारपेंटर वगैरह हो गए, ये सब लोग थे, बट इनमें भी डिवीजन हो गए, जैसे कि फार्मर्स आ रहे कुंदी में, जो ओबीसी शूद्रा का एक ये था, करेक्ट, कैटेगराइजेशन शूद्रा में करे गए थे, बट इनमें भी अभी ये क्या है फिर सब कैटेगराइजेशन, करेक्ट, सब कास्ट है, क्लियर। तो it divides the society into the different groups of caste which further subdivided into the subcaste. The four varnas, brahmana, brahmana, that is kshatriya, vaishya and shudra, are the classical four divisions of Hindu society. ये क्लासिकल फोर डिविजन थे हिंदू सोसाइटी, ठीक है, जिसे हम लोग वर्ना सिस्टम कह रहे हैं। इन प्रैक्टिस हाउएवर देयर हैव ऑलवेज बीन मेनी सब डिविजन्स, दैट इज जातीज, ये तो क्लासिकल डिवीजन था, बट सामने जाके यही डिवाइड हुआ है सब डिविजन में, दैट इज जातीज में, ठीक है, ऑफ द वर्नास व्हिच टुडे कनोट्स कास्ट, जिसे हम लोग जातीज कहते हैं। जो क्लासिकल डिवीजन हुआ करता था फोर वर्ना का, वही सब डिवाइड हुआ है जातीज में, और उनको ही हम लोग अभी कास्ट या फिर जातीज से पहचानते हैं, समझ में आ रहा है आपको भी, ठीक है।
अभी देख, अभी हम लोग थोड़ा इनका डिफरेंस देख लेते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वर्ना एंड कास्ट। दैट इज वर्ना मतलब अपना वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम, तो उसमें क्या फर्क है, ठीक है, जाति। तो अभी बेसिकली कुछ ऐसे फीचर्स हैं या फिर कुछ हम लोग बेसिक पैरामीटर बेस रखेंगे, उनमें देखेंगे कि क्या फर्क आता है, ठीक है। तो देखो, पहला फीचर है आपका ओरिजिन, टर्म का ओरिजिन, मतलब जो वर्ना वर्ड है या फिर जो जाति वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है। तो डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वर्ना मीनिंग कलर। कल भी देखा था हमने, वर्ण, वर्ण मतलब होता है, मतलब एकदम उसका डिक्शनरी लैंग्वेज में हम लोग उसका मीनिंग समझे तो उसका मतलब होता है कलर। बट मैंने कल भी बताया तो वो मिस इंटरप्रिटेड मीनिंग है, करेक्ट, क्योंकि हम लोग उसका मतलब कलर से नहीं डिवाइड कर रहे कि ये क्षत्रिय है, ये आपके ब्राह्मण है, या फिर आपके शूद्र या फिर वैश्य है, ये कलर से नहीं हो रहा है, बट रादर फंक्शन से हो रहा है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कल बताया था हमने। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि वरना मतलब ऑब्वियस है कि डिक्शनरी मीनिंग इसका कलर ही होता है, करेक्ट, बट हमारा जो कुछ वरना सिस्टम है उसका रियल मीनिंग है बेस्ड ऑन रोल, ठीक है। ये ओरिजिन टर्म। फिर उसके बाद जाति का ओरिजिन कहां से आ रहा है, ये संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड जैसे हमने देखा था उसका ओरिजिन कहां पे लाई कर रहा था, वेदास में, ठीक है, वेदास में, करेक्ट। जो पुरुष सुक्ता था वेदास के, सॉरी ऋग्वेद के अंदर पुरुष सुक्ता, वहां से उसका ओरिजिन हुआ था, करेक्ट। नाउ यहाँ पे क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कॉल्ड जाति, जिसका मीनिंग होता है बॉर्न, ठीक है। तो ये भी संस्कृत ही वर्ड है जाति, बट जिसका मीनिंग क्या होता है बॉर्न, मतलब कहां पे वो बॉर्न हुआ है, किस ग्रुप में बॉर्न हुआ है, इस ग्रुप जिसका ही हम लोग कास्ट कह रहे हैं, किस कास्ट में वो जन्म हो रहा है, उससे उसको डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है, क्लियर। जाति, अभी इसका जो एक वर्ड है कास्ट, जाति तो ठीक है, बट कास्ट वर्ड एक्चुअली इंग्लिश वर्ड जो हम लोग समझते हैं, इट इज ऑल्सो दैट कास्ट वर्ड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कास्टा। कास्टा इज अ पोर्टुगीज या स्पेनिश वर्ड है, और कास्टा का मीनिंग वही होता है रेस, मतलब उनके कंटेक्स्ट में रेस या फिर पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करने वाले इथनिक ग्रुप, ठीक है, रेस और इथनिक ग्रुप उनके कंटेक्स्ट में, क्योंकि जाति व्यवस्था उनके यहाँ पे तो नहीं है, ये तो हमने इसको सिनोनिमस कर दिया, अभी कास्ट हो रही है, बट कास्टा का जो मीनिंग होता है, जो एक्चुअली पोर्तुगीज एंड स्पेनिश वर्ड है, तो उसका मीनिंग होता है रेस एंड इथनिक। तो वहां पे जो डिवीजन हो रहा था लोगों के बीच में या फिर ग्रुप जो बन रहे थे, दे आर बेस्ड ऑन कहां से उनका ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स और जैसे मैंने कल बताया था आपको, कॉकेशियस से आने वाले आर्यन से, ठीक है, द्रविडियन शायद साउथ इंडिया से ओरिजिन करे हुए हैं, करेक्ट, इंडो आर्यन वगैरह ऐसे बहुत सारे, मंगोलाइट्स आपके चाइना की तरफ से, करेक्ट। तो ये जो कुछ अलग अलग मतलब एरिया से जो कुछ लोग आए, एक पर्टिकुलर उनका एक ट्रेड था, ट्रेड इन द सेंस एक कल्चर था, करेक्ट, रहना, उनका एक फिजिकल अपीयरेंस वगैरह वगैरह, तो उनको हम लोग क्या कहते थे, इथनिक ग्रुप कहते हैं, करेक्ट, रेस या फिर इथनिक ग्रुप कह रहे हैं, करेक्ट। तो ये डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता था वर्ड, मतलब कि रेस एंड इथनिसिटी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था पोर्तुगीज लैंग्वेज में कास्टा, करेक्ट। वो वर्ड इंडियन कल्चर में हम लोग कैसे ले रहे हैं, या फिर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले रहे हैं, एज ए जाति, ठीक है। तो जाति के लिए वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमारे यहाँ पे रेस से ज्यादा जाति स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रेस तो है स्ट्रॉन्ग बट रेस से भी ज्यादा जाती है, हमारे यहाँ पे इंटरमिंगलिंग बहुत हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, मैं इतनी जो एक डिवीजन है वो फिर से एक बार समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे इतनी सिटी है, बट हमारे यहाँ पे ना ऐसा मिक्सचर हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जितना इतनी डिवीजन स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका कास्ट सिस्टम, ठीक है, क्लियर। हाँ, नाउ नेक्स्ट, ये तो ओरिजिन था, टर्म का ओरिजिन मतलब ये वर्ण एंड जाति या फिर कास्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इसका, रूटेड इन वैदिक टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग क्रिएशन ऑफ द क्लासेस फ्रॉम द प्राइमेवल प्राइमेवल पर्सन दैट इज पुरुषा, ठीक है। कल भी देखा था हमने, जो ब्रह्मा जी थे तो उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्ण बने, ऐसा जो हिस्टोरिकल आपके स्क्रिप्चर है वो बताते हैं, करेक्ट। जैसे कि जो पुरुष सुक्ता था, या फिर पुरुष सुक्ता मतलब जो पुरुष है, मतलब कि जो कॉस्मिक पुरुष है, कॉस्मिक बीइंग जिसे हम लोग ब्रह्मा कह रहे हैं, तो उनसे ही इन चारों वर्णा का इमर्जेंस हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वो है फॉर वर्णा सिस्टम। जाति सिस्टम के लिए क्या है, इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रीजनल कस्टम्स। तो ये जो जाति व्यवस्था है या फिर कास्ट है, इनका ओरिजिन आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सोशियो कल्चरल एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई अमॉन्ग ऑल पीपल, उससे फिर ये रिलेट करा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप सिर्फ कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, सुतार काम जिसे हम लोग कहते हैं मराठी में, करेक्ट। तो वो फिर एक कास्ट बन गई,
जो फॉर एग्जांपल जो आयन कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे आयन स्मिथ हम लोग कह रहे हैं, तो वो एक जाति होगी, ठीक है, जैसे कि लोहार, करेक्ट। तो इस तरीके से ये फिर बनते गया। तो सोशो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब जो फंक्शन कर रहे थे या फिर जो एक्टिविटी कर रहे थे, दैट इज ऑक्यूपेशन, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उससे फिर ये जाति व्यवस्था बनती गई और डिवीजन होते गए। तो उसके अलावा डिवीजन, डिवीजन कैसे, 4 ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल रोल। हमने कल भी देखा था, ऑक्यूपेशनल इन द सेंस वो क्या फंक्शन करेंगे, करेक्ट, उसके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे कैसे है डिवीजन, न्यूमरस सब डिवीजन, जैसे मैंने कहा कि ये चारों में अभी सब डिवीजन हो चुके हैं। इनफैक्ट ब्राह्मण्स में भी आप देखोगे अलग अलग ब्राह्मण्स है, ठीक है, आप देखोगे कि इधर कोकण ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण है, देशस्थ, कोकणस्थ, बहुत सारे, ठीक है, करेक्ट। तो मतलब क्या है कि उसमें भी डिवीजन हो चुके हैं, मतलब विद इन ब्राह्मण देयर इज हायर एंड लोअर क्लास, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे डिवीजन की कोई मर्यादा नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और मैं बताऊंगा इसका एक क्या रीजन होता है एक्चुअली, क्यों ये डिवीजन बनते चलते हैं, वो बाद में हम लोग समझेंगे। बट डिवीजन सब में आते हैं। इनफैक्ट ये जो कुछ है ये दूसरे धर्म में भी परलेट हो चुका है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। ये मतलब उनकी वजह से जो वर्ल्ड का एक पर्टिकुलर मतलब हिंदू के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा जो अदर धर्म है वर्ल्ड में, वो कहीं पे नहीं दिखेगा आपको वैसा डिवीजन जो इंडिया में उसी धर्म का। मतलब मुस्लिम धर्म का जो डिवीजन इंडिया में है वो वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। इंडिया का जो कुछ मुस्लिम धर्म का डिवीजन है इट इज बेस्ड ऑन कास्ट, करेक्ट। क्रिश्चियन धर्म में भी डिवाइड हुआ है, सिख धर्म डिवाइड हुआ है बेस्ड ऑन कास्ट, जो शायद वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये सिखिज्म तो यही से, मैं मुस्लिम पर्टिकुलरली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन के लिए कह रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे डिवीजन कैसे है, न्यूमरस सब डिवीजन दैट इज जाति इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, क्लियर। उसके अलावा सोशल मोबिलिटी कैसे, इसमें थी या नहीं थी, थी, ठीक है, फ्लेक्सिबल था, तो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन टैलेंट एंड वर्च्यूज। तो वो उसमें वो क्या स्किल सेट डेवलप करता है, उसका टैलेंट क्या है, उसके अनुसार वो उस वर्ना में डिवाइड किया जा रहा था, करेक्ट। यहाँ पे रिजिड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ, तो बर्थ से उसकी रिजिडिटी, सॉरी उसका जो मोबिलिटी है वो फिक्स हो चुकी है अभी, ठीक है, बाय बर्थ। नो हायरार्की क्या है, हायरार्की में हमने देखा था कि वहां पे भी आपका जो कुछ और प्रोडक्ट है ना, जैसे कि प्री वैदिक में तो ऐसा डिवीजन नहीं होता था, हायर वर्ना लोअर वर्ना, बट आफ्टर लेटर वैदिक में हायर वर्ना लोअर वर्ना का सिस्टम स्टार्ट हो गया। जो पहले 2 वर्ना थे ब्राह्मी और क्षत्रिय, दे रिकॉग्नाइज एज ए हायर वर्ना, और लोअर वर्ना में आपका आता था शूद्रा वगैरह, करेक्ट। तो ये हायर वर्ना लोअर वर्ना सिस्टम ही सामने जाके फिर जाति में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। बट जो जैसे हमने कल भी देखा था हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि वर्ना सिस्टम में हम लोग कैसे समझते हैं वर्ना सिस्टम को, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक, ठीक है। तो प्री वैदिक मतलब एक पूरा वैदिक पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है टाइम पीरियड के अनुसार। जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ मतलब वेदों का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्ली वैदिक पीरियड में तो देयर वेर डिवीजन बेस्ड ऑन द वर्ना सिस्टम, बट इसमें कोई हायर एंड लोअर का ये नहीं था, इशू नहीं था। बट जैसे जैसे आगे चलते गया और जब तक वो वर्ना लेटर वैदिक पीरियड में जब वर्ना सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट कर रही थी और आगे जाकर ऑब्वियस है वो जाति सिस्टम में कन्वर्ट हुई, तो उसमें फिर हायर एंड लोअर का आया। तो यहां पे फिर हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्योरिटी, अच्छा उसमें भी जो हायर क्लास है वो खुद को प्योर समझते थे, करेक्ट, और जो लोअर वर्ना है, सॉरी हायर वर्ना है, वो सबको प्योर समझते थे, और जो लोअर वर्ना है उनको पोल्यूटेड समझा जाता था, करेक्ट, प्योर इम्प्योर का जो कंसेप्ट है। तो बेसिकली रिलेटिवली सॉरी हायरार्की में बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन विद इन द हायरार्कियल रैंकिंग, ये फिर धीरे धीरे उसमें भी आते गया, करेक्ट। सेम फिर जाति सिस्टम में भी गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हायरार्कियल सिस्टम विद द स्ट्रिक्ट रैंकिंग वेयर हायर कास्ट आर कंसिडर्ड मोर प्योर, यहाँ पे तो और भी ज्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गया। वर्ना सिस्टम में तो वो शायद थोड़ा कम लेवल पे था, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि दिस पर्टिकुलर कास्ट आर मोर प्योर, या क्योंकि वो हायर स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, और बाकी जो लोअर क्लास है कास्ट है वो आपके इम्प्योर या फिर जिसे पोल्यूटेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्यूरिटी का कंसेप्ट उसमें आते गए। और जो मैं कहा था ना कल कि जो प्यूरिटी का कंसेप्ट है वो वुमेन को भी लगा, करेक्ट, वुमेन को इम्प्योर माना जाता था, करेक्ट। मैंने कहा था कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्ना या फिर एनी कास्ट सामने जाके इनको इम्प्योरिटी में रखा गया है, करेक्ट। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो रिलीजियस वगैरह फंक्शंस वगैरह होते थे इनको डिबार करा गया था वहां से, ठीक है, मेल ही फंक्शन करेंगे वो सब कुछ, ठीक है। तो ये सामने जाके हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके करंट अफेयर रिलेटेड आ रही है, जैसे सबरीमाला वो इशू वगैरह जो इसके पहले हमने लिया था, ठीक है, एंट्री इनटू द टेंपल्स वगैरह, ये बहुत सारी चीजें फिर उसके लिए फिर हमने अभी
रैशनल वे से, जो अभी का जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसके लिए क्या डिसीजंस है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स क्या है, ये सब कुछ चीजें समझना है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि भाई कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, किसका कहाँ पे स्टेटस है, वुमन कहाँ पे स्टैंड करती थी हिस्टोरिकली, करेक्ट, ये सब कुछ चीजें। उसके अलावा फिर मैरिज, मैरिज सिस्टम में हमने क्या देखा था, वरना सिस्टम में फ्लेक्सिबल था या फिर रिजिड था, फ्लेक्सिबल था। हमने देखा था कि इंटर आपका वरना हो रहा था, करेक्ट। सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन मैरिज अमॉन्ग द क्लासेस इन अर्ली वैदिक पीरियड, बट वो भी अर्ली वैदिक पीरियड में धीरे धीरे वो भी रिजिड होते गया, क्लियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सब कुछ स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्रॉपर कंपार्टमेंटल कंपार्टमेंट्स है, करेक्ट। तो स्ट्रिक्टली एंडोगेमस, एंडोगेमस मतलब विद इन दैट कम्युनिटी, दैट इज कास्ट, करेक्ट, मीनिंग इंडिविजुअल्स मैरी विद इन देयर कास्ट, क्लियर। सब डिविजन्स एक्सक्लूड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन कैसे हुआ था, बेस्ड ऑन आपका जो फंक्शन है उसके बेसिस के ऊपर चार था, उसके अलावा फिर जो बाकी थे उनको हमने फिफ्थ क्लास कहा था, फिफ्थ कैटेगरी कहा था, फिर जिसको हम लोग कहते थे पंचमांश, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो सब डिवीजन हुआ है वो चारों के अलावा बाकी का सब डिवीजन ऐसे समझा गया, वो चारों डिवीजन नहीं, वो चार तो एक वर्ना सिस्टम का पार्ट है, बट उसके अलावा दूसरा एक जो फिफ्थ है वो आपका अलग रहेगा, ठीक है, क्लियर। सो एक्सक्लूड द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक आउटकास्ट और स्लेव्स रेफर्ड एज पंचमास। अभी पंचमास में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे मैंने कहा आपको, हाँ, दलित्स हो गए या फिर ट्राइबल्स भी हो गए सामने आके, फॉरेनर्स हो गए, या फिर जो एरिया हमने कॉन्कर करा हुआ है तो वहां के लोग हो गए, क्योंकि वो इधर के सोसाइटी का पार्टी नहीं हुआ करते थे, तो वो अभी इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्कर हमने करा हुआ है, वो जीत लिया हमने वो राज्य, तो वो थे, तो वो पंचमास में आते थे। यहाँ पे कैसे है सब डिविजन, इंक्लूड्स मेनी सबकास्ट दैट इज जाति क्रिएटिंग सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ईच कास्ट। तो इसमें कास्ट में तो डिवीजन हुआ ही है, मतलब हर वर्ना का कास्ट में तो डिवीजन हुआ ही है, बट उसके अलावा सब कैटेगरी सब कैटेगराइजेशन भी हुआ है, दैट इज सब कास्ट में भी उसमें डिवीजन हुआ है, क्लियर। उसके अलावा कल्चर एंड रिलीजियस स्प्रेड कैसे, इसमें प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द हिंदू सोसाइटी, जो वर्ना सिस्टम है वो हिंदू सोसाइटी के ही लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, या फिर उसका ओरिजिन ही हिंदू रिलीजन से स्टार्ट हुआ है वर्ना सिस्टम का। तो इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन अदर रिलीजन्स इन इंडिया, बट इनका इन्फ्लुएंस जो है ना इसे कैटेगराइजेशन करने का या फिर डिवीजन करने का, ये अदर रिलीजन के लिए भी इंप्लीमेंट होते गया धीरे धीरे, बट प्राइमरीली किसके लिए था, हिंदू, करेक्ट। मैंने जहां कहा ना आपको कि वर्ल्ड में शायद शायद मैं अभी हिंदू के अलावा जो कुछ यहाँ के लोकल लैंड, मतलब इंडिया के लैंड के ऊपर इमर्ज हुए, मैं रिलीजन नहीं कह रहा हूं उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, करेक्ट, वो दूसरे लैंड के ऊपर इमर्ज हुए। मैं बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, सिखिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन ले लो, पारसीज भी, बट नंबर में कम है तो उनका हम लोग थोड़ा कम समझ सकते हैं, बट एटलीस्ट ये दो जो कुछ रिलीजन है वो वर्ल्ड के फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे, क्रिश्चियन सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड मुस्लिम्स है, करेक्ट। तो इन रिलीजन का जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इंडिया को छोड़ के उस देश में, उनमें कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन इन द सेंस वो सूफी सॉरी आपका शिया सुन्नी वाला है वो अलग चीज है, मैं जाति के बेसिस पे कह रहा हूं, करेक्ट, जाति के बेसिस पे ऐसा कोई डिवीजन नहीं है किसी कंट्री में। इंडिया में ये जाति सिस्टम जो हिंदू धर्म के लिए थी, या फिर हिंदू धर्म का एक एट्रीब्यूट या फिर एक खासियत थी, वो फिर यहाँ पे इस धर्म के लिए भी, मतलब अदर देन हिंदू धर्म जो अदर लैंड वाले धर्म है जैसे कि मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, इसमें भी देखी जा रही है। तो ये वर्ना सिस्टम का जो कैटेगराइजेशन था वो धीरे धीरे वहां पे अडेप्ट होते गया, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको एक्जैक्टली। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्प्रेड, अच्छा जाति सिस्टम में स्प्रेड टू अदर कम्युनिटीज इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। जाति सिस्टम इसमें भी गई। अभी इसका एक क्या एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, आप बोलोगे कि मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सिंगल मानते खुद, वी आर मुस्लिम्स ओनली, ठीक है, बट उसमें भी डिवीजन है वैसे कि क्रिश्चियन अपना सॉरी सूफी, सूफी क्यों कह रहा हूं मैं, सूफी तो उनका वो ट्रेडिशनल है, हाँ नहीं बोल रहा हूँ मुस्लिम, हाँ ये भी, ठीक है, शियाज और सुन्नी, वो सबसे बड़ा डिवीजन है। शियाज और सुन्नी क्या होता है मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको एक्जैक्टली क्या है, कैसे है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो शियाज एंड सुन्नी उनके मतलब ये जो सन वगैरह होते हैं ना वो भी अलग अलग, फेस्टिवल्स वगैरह, ठीक है, जैसे आपने कहा बोहराज वगैरह भी है, करेक्ट। अभी इसमें अगर मैं जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ तो इंडिया के मुस्लिम कैसे डिवाइडेड है पता है क्या, फर्स्ट है अशरफ्स, ठीक है, सेकंड है अजमफ, अजमाफ,
अजमाप्स, ठीक है, और लास्ट है अर्जाल्स। जो जाति सिस्टम है ना हमारे, वो इधर में भी, करेक्ट, मतलब इंडिया में जो जाति सिस्टम थी वो मुस्लिम्स में भी जाति सिस्टम हो गई है। तो दे द अशराफ्स इज लाइक, इधर में जो सबसे हायर क्लास माने जाते ब्राह्मण्स, मतलब हिंदू सिस्टम में, हिंदू रिलीजन में, वो इनकी इक्विवेलेंट मुस्लिम सिस्टम है, ठीक है। अजमाल्स जो है वो इसमें तो वो बीच वाला नहीं है, मतलब कि उसमें सेकंड क्लास कौन है अपने, लोअर क्लास मतलब कौन, शूद्रास, ठीक है, मतलब जो खेती वगैरह कर रहे हैं या फिर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, करेक्ट, ऐसे है। तो उनके इसमें वो एकदम क्षत्रिय वाला कुछ नहीं है, करेक्ट। और सबसे लास्ट है अर्जाल्स मतलब आउटकास्ट, जो यहाँ पे आ रहे थे पंचमास में, जिसे हम लोग कह रहे हैं आउटकास्ट। तो ये डिवीजन है। तो सेम डिवीजन जो हिंदू धर्म में इवॉल्व होते गया, वही इंडिया में जब मुस्लिम धर्म आया तो उसमें भी इवॉल्व होते गया। तो अशराफ्स वगैरह जो है वो सबसे हाई क्लास मानते हैं खुद को विद इन मुस्लिम। फिर उसके बाद अजमल्स वगैरह मतलब जो बिजनेस क्लास है, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि सर्वेंट क्लास था, जो इसमें इक्विवेलेंट आपका शूद्रास था। और जो अर्जाल्स है दे आर लाइक जो हम लोग अभी यहाँ पे दलित कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो वहां पे करेक्ट, ऐसे डिवीजन। ये यूनिक है, ये आप अगर ईरान में जा रहे हो तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो वो सबसे बड़े लेवल पे आपका मुस्लिम धर्म है ना वहां पे, करेक्ट। तो क्योंकि वहां पे मेजर रिलीजन कौन सा है, तो मुस्लिम है। वहां पे ये डिवीजन नहीं दिखेगा आपको, ये इंडिया को यूनिक है। ये शायद थोड़ा पाकिस्तान में भी दिखेगा क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, करेक्ट, तो ये वहां पे भी दिखेगा। ये सेम यही ऐसे ही डिवीजन आपको ना सिखिज्म में भी दिखेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं हम लोग कि आयरनी है, मुझे बताओ कि सिख धर्म का ओरिजिन क्यों हुआ था, पता है क्या? या फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिख धर्म का ओरिजिन जो हुआ है ना, वो इस जाति व्यवस्था के रिटेलिएशन में हुआ है। क्योंकि जाति ऐसा उस टाइम पे हुआ था कि जाति व्यवस्था की वजह से कुछ लोग जो खुद को हायर समझ रहे, कुछ लोगों को लोअर समझ रहे, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हुई थी विद इन द सोशल फैब्रिक, ठीक है, इन हिंदुइज्म। तो उसकी वजह से फिर ये जो कुछ डिवीजन था या फिर हायर क्लास लोअर क्लास कास्ट वगैरह में, करेक्ट, तो इसको डिमिनिश करने के लिए, ठीक है, नए धर्म इवॉल्व हुए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, करेक्ट, जो इक्वालिटी में बिलीव कर रहा था। क्लियर? वो तो बड़े थोड़े ओल्ड थे, मतलब कि प्री क्रिश्चियन ईरा थे, एटलीस्ट 300 साल पहले, मतलब बीसी में कह रहा हूं, मतलब क्रिश्चियन ईरा के पहले 300 साल तब उनका ओरिजिन हुआ है। और कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब आगे पीछे है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट उसके बाद सिखिज्म इवॉल्व होता है। सबसे यंगेस्ट अगर कोई धर्म होगा इंडिया में तो इट इज सिखिज्म। ये बाद में हुआ है, मतलब अभी भी रिसेंट ही है, करेक्ट। तो ये जो कुछ गुरु नानक जिनके फाउंडर थे, तो सिखिज्म में भी बताया गया था। सिखिज्म जो हमारी भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट आप पढ़ोगे हिस्ट्री में सामने आके, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो आप आगे जाके, तो भक्ति मूवमेंट में जो गुरु नानक थे, जो कास्ट सिस्टम वगैरह जो था, एक हिंदू धर्म को डिवाइड कर रहा था, फिर हिंदू में हायर क्लास लोअर क्लास का एक डिवीजन बना था, इनको इक्वल रखने के लिए सिखिज्म आया। बट सबसे बड़ी आयरनी यह है कि सिखिज्म में भी कास्ट आ गई। क्योंकि कैसे था कि सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाले लोग कौन थे पता है क्या? जो खुश है वो कभी दूसरी तरफ नहीं जाता, सिंपल बात है। तो जो खुद को मतलब ऑपरेस समझ रहा है या फिर मार्जिनलाइज समझ रहा है विद इन वन एरिया या फिर वन रिलीजन, वो सबसे पहले दूसरे इसमें चला जाएगा जहां पे उसको शायद एक रिस्पेक्टफुल भावना की, रिस्पेक्टफुल ऐसा ये मिले, ट्रीटमेंट मिले। तो सबसे पहले जो गए वो कौन गए? जिनको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे थे विद इन हिंदू फैब्रिक, जो भी आपका डिवीजन था, करेक्ट, दैट इज शूद्राज, या फिर उससे भी नीचे अपना आउटकास्ट जो हम लोग पंचमास कह रहे, करेक्ट, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई सभी यही गए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदुइज्म में हायर क्लास में थे, उनको भी गुरु नानक जी ने जो बताए थे मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह है वो भी उनको ज्यादा बेटर लग रहे थे हिंदू धर्म से भी, तो शायद वो भी कन्वर्ट हो गए सिखिज्म में। तो उधर में ऐसा हुआ कि उधर में भी सम हायर क्लास के लोग वहां पे गए, सम लोअर क्लास के लोग गए। तो फिर सिखिज्म में भी हायर और लोअर का लेवल आ ही गया। जो धर्म एक्चुअली इस हायर और लोअर के रिटेलिएशन में ही बना था, जो डिवीजन था, इनइक्वालिटी थी, इसके अपोजिशन, मतलब इसके रिटेलिएशन में वो धर्म की स्थापना हुई थी। वहां पे भी हायर क्लास और लोअर क्लास हुआ है। तो सिखिज्म में आपने अगर कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरोरा सुना है ना आपने, अरोरा सरनेम है, ठीक है, पंजाबी सरनेम है अरोरा, करेक्ट। उसके अलावा
उसके अलावा क्या सरनेम है, सिखिज्म में आते हैं पर्टिकुलरली वो सरनेम, ठीक है, अरोरा एक पर्टिकुलर, तो वो विद इन सिखिज्म वो हायर क्लास है, हायर सिखिज्म के इसमें हायर सिख उनको समझा जाता है। लोअर सिख में कौन आते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वहां पे लोअर सिख कौन थे, वही थे जो दलित वहां पे कन्वर्ट हो गए, करेक्ट, सिख धर्म में, तो वो कौन थे, लोअर क्लास, लोअर सिक्स में आ रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ सिख में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही उसका फाउंडेशन हुआ था सिख धर्म का। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे कि यूपी बिहार साइड में जो एक डोमिनेट ऐसे कास्ट था जिसे आउटकास्ट समझा जाता था, जैसे रोहिदास वगैरह हो गए थे, करेक्ट, तो इनको फिर वहां पे भी सेकेंडरी स्टेटस थी, करेक्ट, क्लियर। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो हिंदू धर्म का एक आपका फीचर था कास्ट का, वो वहां पे भी चला गया। क्रिश्चियन में भी सेम है, क्रिश्चियन में शायद भावना नहीं थी, उनमें अलग भावना थी, जैसे कि वहां पे कैथलिक वगैरह था, करेक्ट, कैथलिक प्रोटेस्टेंट, सबसे पहले डिवीजन तो क्रिश्चियनिटी में वो हुआ है, तो कैथलिक मोर रिलीजियस है, करेक्ट, और प्रोटेस्टेंट थोड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, तो उनके बीच में था, तो उन्होंने जो एक साइंटिफिक थी धर्म की उसको भी चैलेंज किया था, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। प्रोटेस्ट करना मतलब जो इस्टेब्लिश सिस्टम है इसके अगेंस्ट कुछ तो बोलना, प्रोटेस्ट करना मतलब वो पॉजिटिव वे से भी हो सकता है या फिर निगेटिव वे से भी हो सकता है, बट मोस्टली प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुझे अगर मान के चलो कि एक पर्टिकुलर चीज नहीं पसंद आती तो मैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता हूं, सिंपल बात है, प्रोटेस्ट वही होता है, ठीक है। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना सही नहीं लगता है तो आप प्रोटेस्ट करोगे, नहीं मुझे सोने के लिए चाहिए, आप बोलोगे आपके पेरेंट्स को नहीं नहीं मैं 6 बजे उठूंगा या फिर उठूंगी, सिंपल बात है, करेक्ट, प्रोटेस्ट करना। तो बेसिकली जो कुछ एक रिचुअलिस्टिक एक धर्म हुआ करता था क्रिश्चियन, ठीक है, हर धर्म ऑब्वियसली अपना एक रिचुअल बेसिस उसका होता है, बट उसमें भी उनको ना शायद थोड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जो ऐसी चीजें जो इलॉजिकल लग रही थी कुछ लोगों को, क्योंकि एजुकेशन वगैरह आया था उस टाइम पे और वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले ज्यादा इवॉल्व हुआ, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों ने फिर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया विद इन क्रिश्चियन, और उन्होंने एक सेकंड सेक्ट बनाया अपना क्रिश्चियन का, जिसे हम लोग प्रोटेस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो दे आर मोर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जिस एरिया से मतलब बना वो क्रिश्चियन धर्म, मतलब विद इन कैथलिक, जैसे कैथलिक कहते हैं हम लोग, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट ऐसे दो हो गए, तो जो कैथलिक थे उनमें भी फिर अलग अलग रीजन में ये धर्म का इवोल्यूशन हुआ, प्रचार हुआ, करेक्ट। जैसे कि कुछ ऐसा धर्म है जो शायद रोम में बना, मतलब कि क्रिश्चियन में कह रहा हूं, करेक्ट। उसके अलावा कुछ ऐसा क्रिश्चियन धर्म ही सीरिया में भी इवॉल्व हुआ, तो फिर सीरियन क्रिश्चियंस, देन रोम क्रिश्चियंस, मतलब कि वहां के कैथलिक क्रिश्चियंस, रोम कैथलिक, सीरियन कैथलिक, इस तरीके से भी डिवीजन हुए। तो वो भी लोग एक दूसरे के कंटेक्स्ट में खुद को सुपीरियर मानते थे, तो रोम वाले ज्यादा सुपीरियर मान रहे सीरियन को, सीरियन बोल रहे हम ज्यादा सुपीरियर है, तो वो बेसिकली वो हायर एंड लोअर वाला सिस्टम वहां पे भी है, ठीक है। हमारे कंटेक्स्ट में हम लोग इसको कास्ट सिस्टम कह रहे, जातीय सिस्टम कह रहे हैं, वो हायर एंड लोअर वाला वहां पे भी था, करेक्ट। तो वो जो कुछ इंडिया में आए, तो इंडिया में भी फिर उसी तरीके से डिवीजन हुआ, सिंपल। जैसे कि आप अगर मान के चलो कि केरला है, केरला में सबसे पहले जो कुछ क्रिश्चियन जहां से आए इंडिया में, वो था अपना पोर्तुगीज वाले लोग, करेक्ट। तो पोर्तुगीज सबसे पहले आए, उन्होंने वहां पे अपना जो है स्टेशन वगैरह बनाया, ठीक है, जिसे हम लोग एक्चुअली फोर्ट वगैरह कहते हैं। उस टाइम पे तो उनका ट्रेडिंग का पर्पस था, उसके बाद उन्होंने कंट्रोल करा पूरे इंडिया को। बट जब उनका पहली बार आए तो वहां पे सीरियन क्रिश्चियन ज्यादा बढ़े, तो इसलिए आपको दिखेगा कि क्रिश्चियन तो है केरला में, बट सीरियन क्रिश्चियन बड़े लेवल पे। बट आप अगर गोवा चले जाते हो तो वहां पे कैथलिक क्रिश्चियन देखने के लिए मिलता है आपको ज्यादा, करेक्ट, क्योंकि वहां पे कैथलिक क्रिश्चियन ज्यादा इमर्ज रहा, करेक्ट। तो इस तरीके से अलग अलग जो कुछ है क्रिश्चियनिटी भी अलग अलग वे में इमर्ज हो रही है, बट वो जो कुछ एग्जैक्ट जाति सिस्टम का जो सिस्टम है वो अलग वे से इन धर्म में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये लास्ट स्टेटमेंट वही है कि स्प्रेड टू द अदर कम्युनिटीज, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कल्चर एंड रिलीजियस स्प्रेड ऑफ जातीज, तो स्प्रेड टू द अदर कम्युनिटीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियन, ठीक है, ये भी याद रखो। तो अदर धर्म में भी इनफैक्ट आपका अभी इनफैक्ट जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि मान के चलो कि अभी ये तो हाँ इसके ऊपर एक रूलिंग आया फिर से, मैं अभी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले हिंदू धर्म में जो सिस्टम है तो उसमें जो SC एंड ST थे इनको रिजर्वेशन था, सिंपल है, क्लियर, रिजर्वेशन है। ये अगर मान के चलो कि कोई SC ST को लग रहा है कि नहीं मुझे हिंदू धर्म में नहीं रहना, मैं शायद क्रिश्चियनिटी ले लेता हूं या फिर मैं मुस्लिम धर्म में चला जाता हूं, करेक्ट। तो ये जो SC ST का जो रिजर्वेशन है ना वो क्रिश्चियन में भी जाओ या फिर मुस्लिम में भी जाओ रहता था, तो इसीलिए आपको अभी भी मुस्लिम में SC ST दिखेंगे और क्रिश्चियनिटी में भी SC ST दिखेंगे। बट अभी रिसेंट रूलिंग आया हुआ है कि इफ यू आर चेंजिंग योर रिलीजन
तो यू विल लूज योर SC/ST रिजर्वेशन, दैट बेनिफिट वो लूज करोगे। अभी ये भी मैं आपको रिजर्वेशन जब आएगा ना तब पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व क्या वर्डिक्ट है। बट उसके पहले जो कन्वर्ट हुए हैं SC/ST या फिर OBCs भी, तो वो अपना जो कुछ एक मतलब रिलीजन चेंज करने के बाद भी जो SC/ST या फिर OBC का जो कुछ एक रिजर्वेशन का एक सेट, ये उनका एक बेनिफिट था, वो अवेल कर पाते थे, करेक्ट। बट अभी वैसे नहीं होगा। क्रिश्चियन और मुस्लिम के अलावा जो इंडियन लैंड के ऊपर के जो धर्म है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम लोग हिंदू कोड बिल, सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट जो मैं बताया था, तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि सिर्फ नाम में हिंदू है, बट दैट हिंदू मैरिज एक्ट इज अप्लाइज टू द हिंदू कम्युनिटी, ऑल्सो बुद्धिस्ट, ऑल्सो जैन एंड सिख, करेक्ट। क्योंकि इन तीनों धर्म को हिंदू धर्म का ऑफशूट माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से ये छोटे छोटे धर्म, छोटे छोटे मतलब ये धर्म अलग हुए, ठीक है। फिर इनका प्रचार प्रसार हुआ और बड़े बनते गए, करेक्ट। तो बेसिकली फिर जो कुछ एक्ट आते हैं बहुत बार नाम में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, बट इन चारों के लिए अप्लाई होता है, करेक्ट। तो ये भी है, तो ये है हिंदू धर्म के लिए, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अभी दूसरे धर्म में अगर जा रहे हो तो वो थोड़ा होगा, मैं डिटेल में इसको ना रिजर्वेशन जब हम लोग समझेंगे ना तब बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेबल समझना है किसी भी हालत में, सो दैट कि आपको वर्ना और जाति अच्छी तरीके से समझे। तो बेसिकली तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है, आपको ये समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक डाउट है किसी को ऑनलाइन? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। अभी ये सब कुछ हम लोग समझ रहे हैं, कास्ट सिस्टम के क्या फीचर है जो हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये समझिए। तो पहला क्या है, इट इज अ सेगमेंटरी डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम का एक फीचर है कि सेगमेंटरी डिवीजन हो रहा है। इंडियन सोसाइटी इज प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कास्ट, करेक्ट, एंड कास्ट मेंबरशिप इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ, नॉट बाय अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट इन द सेंस आपका क्या रोल है उसके बेसिस के ऊपर नहीं है, बट किसके ऊपर है, तो बर्थ के ऊपर। तो ये सेगमेंटरी जो एक सॉरी सेगमेंटेशन जो हुआ है हमारे सोसाइटी का, वो एक वन ऑफ द फीचर है कास्ट सिस्टम का, सेगमेंट बना देता है हमारे सोसाइटी, करेक्ट। नाउ हायरार्की, ये कास्ट सिस्टम का और एक फीचर है, क्योंकि हायरार्की जैसे मैंने कहा ना कि पहले हायरार्की नहीं हुआ करती थी एज सच, प्री वैदिक पीरियड जब आपका वर्ना सिस्टम था, बट ये जो हायरार्की है फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती गई विद इन वर्ना सिस्टम, और वर्ना सिस्टम जैसे जैसे फिर जाति कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होती गई जाति व्यवस्था में, तो उसमें भी ये हायरार्की आती गई। तो हायरार्की मतलब हायर क्लास लोअर क्लास इस तरीके से, ठीक है। तो कास्ट हैव स्पेसिफिक स्कीम ऑफ सोशल एंड रिचुअल हायरार्की, अ सेंस ऑफ हाई एंड लो, ठीक है। उसके अनुसार फिर उसको अधिकार है सोसाइटी में, मतलब हायर क्लास जो लोग है या फिर कास्ट के जो लोग है, हाई कास्ट के लोग, तो वो क्या रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कितने अधिकार है, और लो कास्ट को कितने अधिकार, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हाई क्लास के लोग ज्यादा जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो एंजॉय करते थे, और लो कास्ट को बहुत सारे वो जो कुछ राइट्स हैं वो नहीं थे या फिर बैन थे, करेक्ट। तो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, मतलब सुपीरियर कौन है इंफीरियर कौन है, इस तरीके से इज एसोसिएटेड विद द ग्रेडेशन एंड रैंकिंग, और उसी अनुसार फिर उनको ग्रेडेशन एंड रैंकिंग मिली थी, करेक्ट, हायर एंड लोअर या फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। उसके अलावा क्या है कास्ट सिस्टम का और एक फीचर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन मतलब देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द काइंड ऑफ फूड दैट कैन बी ईटन टुगेदर, मतलब कौन सा फूड, एक तो सबसे पहले कि कौन से लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी के लोग एक साथ खाना, कैटेगरी इन द सेंस कास्ट के लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, करेक्ट। अगर वो खाना भी खा रहे तो कौन सा खाना कौन खाएगा, करेक्ट। सभी लोग सभी मिल भी एंजॉय नहीं कर पाते थे, कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड था। अभी रिसेंट आपने अगर देखा होगा मध्य प्रदेश में, ये एग्जांपल मैंने बताया था, मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम है क्या अभी तक, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, शायद आप सिटी में रह रहे हो तो आपको बहुत कम ऑब्जर्व होते हुए दिखेगी, आप कभी शायद नहीं सोच रहे कि भाई आपका कलीग किस कास्ट का है, ठीक है, रादर आपकी बॉन्डिंग आपके फ्रेंडशिप के ऊपर है, क्लियर। बट आप अगर रूरल एरिया में जाओगे तो शायद वो रिजिडिटी दिखती है समवॉट, हाँ कम हो रही है, डेफिनेटली कम हो रही है। बट अभी रिसेंटली एक एग्जांपल था कि उसने अपनी बारात जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है वो घोड़े के ऊपर से निकाली थी, तो उसको मारा गया। किसी ने अपने वो प्रोसेशन जो होता है दैट इज शादियों का जो बारात वगैरह, उसमें बैंड बजाया तो भी उसको मारा गया,
वही के हाई क्लास जो भी उस गांव के लोग थे, करेक्ट। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूं कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी चीजों के ऊपर है, तो बहुत सारी चीजें जो जैसे कि फीडिंग भी है या फिर सोशल इंटरेक्शन है, इनके ऊपर में भी क्लियर, जैसे कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द काइंड ऑफ फूड एंड द दैट कैन बी ईटन टुगेदर रिसीव्ड एंड एक्सचेंज अमंग द कास्ट। तो उस टाइम पे तो वो फूड वगैरह का ज्यादा था, वो फिर धीरे धीरे अदर स्पीयर में भी इंट्रोड्यूस होते क्या, अदर स्पीयर्स लाइक जैसे मैरिजेस वगैरह मैंने कहा कि मैरिज अगर करना है तो वही ये कास्ट में आपको मैरिज ऐसी करनी पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है, ये रिचुअल से आपको करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड होते क्या फिर कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं तो ये मैरिज आपका ऐसी होगा, आप ज्यादा बैंड बैंड नहीं बजा सकते, आप घोड़े से नहीं आ सकते, आपको पैदल चल के आना पड़ेगा, घोड़े से सिर्फ हायर क्लास वाले लोग आएंगे वही शादी करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन। ये तो मैंने पहले बताया आपको, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन ये कास्ट सिस्टम के साथ इवॉल्व होते गया, करेक्ट। तो हायर क्लास जो थे वो खुद को ज्यादा प्योर समझते थे, लोअर क्लास को इम्प्योर या फिर पोल्यूटेड समझा जाता था। द आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन रेगुलेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कास्ट सिग्निफिकेंटली। तो वही था कि ऐसे मतलब ये माना जाता था, मतलब बहुत भाई प्योर और इम्प्योर उसके अनुसार कौन से कास्ट के लोग किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो डिसाइड होता था, करेक्ट। या फिर कभी कभी जैसे कि आपने पता नहीं आपने कितना उसके बारे में सुना है या फिर ये करा हुआ है, बट बेसिकली मतलब इतनी कंडीशन हिनस हुआ करती थी ना, जो आउटकास्ट दलित हम लोग जो अभी कह रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट भी, सॉरी शेड्यूल टाइप भी बाद में फिर जो मेन स्ट्रीम का जब भाग बने तब, कि जब भी उनको पानी पीना रहता था ना, उनके जो बर्तन थे वो अलग रहते थे गांव में, ठीक है, क्योंकि हुआ तो हुआ नहीं करता था, क्योंकि वो वैसे भी मार्जिनलाइज थे, वो खुद तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वैसे भी इकोनॉमिकली वो उतने ज्यादा पावरफुल या फिर ज्यादा सक्षम नहीं थे, तो उनको बहुत सारे चीजों के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, हायर क्लास के ऊपर, हाई कास्ट के ऊपर, करेक्ट। तो अगर मान के चलो कि पानी चाहिए, पानी कहां से आ गया गांव में, एक तो नदियों से लाओ नहीं तो कुएं से लाओ। मतलब कुआं कौन खोद सकता है भाई, जिसके पास रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज किसके पास है, तो हायर क्लास के पास है, तो कुआं उनके पास है, तो पानी वानी उनके लिए अवेलेबल था। बट किसी भी कुएं से पानी निकालना उनके लिए अलाउड नहीं था लोअर क्लास के लिए, या फिर पानी भी पीना है तो उनके जो बर्तन हुआ करते थे अलग हुआ करते थे, या फिर पानी पीने के बाद उनको धो के रख देना पड़ता था एक अलग, उसी घर में कहीं पे उनका शेल्फ होता था वहीं पे, करेक्ट। या फिर शादियों में भी अगर बुलाया जाए तो उनके खाने के लिए अलग बर्तन हुआ करते थे। मतलब ये भी एक हमारा फंक्शन हुआ करता था हमारे सोसाइटी का, जो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी है, आपको भी समझ रहा होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें प्यूरिटी और पोल्यूशन इसके बेसिस के ऊपर हुआ करती थी, करेक्ट, ठीक है। तो वही होता है ना बहुत बार कि अगर मान लो कि कोई दूसरे कास्ट का लोअर क्लास का आ गया तो वो गोमूत्र छिड़क देते हैं, ये अभी हुआ है, मतलब ये मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं लोअर क्लास, तो यहां पे हुआ, कोई तो मंत्री जी गए, वो भी शायद मान के चलो कि वो एकदम लोअर क्लास से तो नहीं बिलोंग कर रहे, करेक्ट, वो मंत्री जी वहां पे गए तो वो कहीं पे गए तो मंदिर वगैरह में, तो वहां पे उसको पहले प्यूरिफाई करा गया, भाई मंत्री जी नहीं है शुद्रास में, नहीं है वो आउटकास्ट में, ठीक है, वो नहीं आते तो भी करा गया, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया अभी प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, क्लियर। नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंडोगामी, ये तो अच्छा एंडोगामी मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन एंडोगामी नहीं चाहिए था, सिर्फ एंडोगामी चाहिए था, ये फीचर है, इसका फीचर है कास्ट सिस्टम का एंडोगामी, ठीक है, क्लियर। एंडोगामी का अपोजिट क्या होता है, एक्सोगामी, ठीक है। सो एंडोगामी ये फीचर आपके कास्ट सिस्टम का, तो एंडोगामी और द मैरिज विद इन द वंस ओन कास्ट और सब कास्ट इज वन इसेंशियल फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये भी हमने देखा, करेक्ट। ये पहले नहीं हुआ करता था वर्ना सिस्टम में, बट वो ज्यादा रिजिड बनते गया एंडोगामी, मतलब विद इन दैट कास्ट ही हमारी शादियां होगी, ठीक है। अभी भी हम लोग देखते हैं। देन नेक्स्ट इज रूल्स गवर्निंग कास्ट सिस्टम, मतलब क्या रूल्स एस्टेब्लिश हुए विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, कैसे गवर्न किया जाएगा किस कास्ट को, करेक्ट। जैसे कि देयर इज ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शंस दैट गवर्न द सोशल बिहेवियर विद इन द कास्ट, मतलब कि विद इन अ कास्ट एंड इन बिटवीन कास्ट, ये सब कुछ रूल्स गवर्न करने के लिए बनाए जा रहे थे, ठीक है, कि ये कास्ट है तो ये पर्टिकुलरली इसी तरीके से रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, या फिर विद इन कास्ट आपको यही फंक्शंस करने होंगे, ठीक है। मतलब शादी अगर कर रही है तो शादी में आपको ऐसी शादी करनी पड़ेगी, करेक्ट, या फिर आपको हायर क्लास में अगर शादी, मतलब हायर कास्ट में अगर शादियां हो रही है तो ऐसी ही प्रकार से होगी, करेक्ट। तो ये जो है रूल्स गवर्निंग कास्ट सिस्टम, ये फीचर बना कास्ट सिस्टम का सामने, ठीक है। नाउ रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये भी हमने देखा, सभी कास्ट के लोग सभी ऑक्यूपेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे, किसी को रिस्ट्रिक्टेड था, सभी को नहीं कर सकते, जैसे कि
ट्रेडिशनली ईच कास्ट वाज एसोसिएटेड विथ एन ऑक्यूपेशन, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि शायद अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट में एक पर्टिकुलर लोग जैसे कि शूद्रा में आ रहे जो कारपेंटरी कर रहे हैं, तो उसको शायद ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रेडिंग जो थे आपके वैश्याज लोग, करेक्ट, वो करते थे। या फिर जो वैश्याज ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शायद क्षत्रिय नहीं बन सकते, करेक्ट, क्षत्रिय इन द सेंस वरियर नहीं बन पा रहे, क्लियर। तो ये जाति सिस्टम से आते गया। Now, for example, क्या है कि Brahmins who occupied the uppermost rank were prescribed the duties of acquiring and teaching the sacred knowledge and performing the sacrifices। जैसे कि हमने देखा था कि ब्राह्मण्स का मेन रोल क्या था, ड्यूटीज क्या थी उनकी, एक्वायरिंग एंड टीचिंग द सेक्रेड नॉलेज, मतलब जो रिलीजियस उस टाइम पे सेक्रेड नॉलेज मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइसेस, मतलब कि जो हवन वगैरह होता था वो सब कुछ चीजें। While lower caste such as Dalits were historically restricted to the jobs such as manual labor, ठीक है। ये सब कुछ चीजें होती है, करेक्ट। तो अभी फिलहाल एक और एक टॉपिक है करंट अफेयर का टॉपिक, मैनुअल स्कैवेंजिंग करके, ये आ चुका है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जैसे कि जो मैला वगैरह होता है, करेक्ट, उसको क्लियर करना सब कुछ चीजें, ठीक है। उस टाइम पे शायद आपका जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जो एनिमल की डेथ वगैरह थी तो उसके जो कैरेकेसेस होते थे उसको वो गांव के बाहर लेके जाके फिर उसको क्लीन करना वगैरह सब कुछ चीजें, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड था। उसके अलावा अभी के वो तो रोल अभी इतना ज्यादा नहीं होता, तो अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह मतलब जैसे कि ये बाकी साफ सफाई होती है ना, बाकी सब कुछ चीजें, ये सब कुछ चीजें एसोसिएटेड है। तो इसके रिलेटेड इसका मैनुअल स्कैवेंजिंग का इसको भी मैं करंट अफेयर में आपको लूंगा कि एग्जैक्टली क्या नए चेंजेस आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और इसके रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप यंग हो, आपको ज्यादा उसके ऊपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्चुअली वन ऑफ द सॉल्यूशन, इसके बारे में अभी मैं सुन रहा था, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन आईटी जॉब दैट इज इन्फोसिस, तो वो कह रहा था कि वन ऑफ स्टार्टअप जो यंग यंग स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब कि 8 to 8 2-3 साल पास आउट हुए होंगे, उनके ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट करा है, तो उनको कुछ तो करोड़ का फंडिंग मिला। तो उसने मुझे बताया था कि क्यों मिला, तो उन्होंने बोला था कि दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो उन्होंने ऐसा रोबोट या फिर ऐसी मशीन जनरेट करी कि वहां पे एक्चुअली वो जो काम अभी फिलहाल मैन्युअली किया जा रहा है, जो अनहाइजीनिक काम है वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा, वो काम अभी मशीन करेंगे। तो ये जो सोशल हम लोग कहेंगे कि बेटरमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे के लिए बड़ी बड़ी कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है, सिर्फ आपको रास्ता पता रहना चाहिए, करेक्ट। तो इन्फोसिस उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप यंग हो सभी लोग, करेक्ट, तो आपके दिमाग में ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इतने अभी देख रहे हैं हम लोग, कल मैं देख रहा था वो जापान में रोबोट की रेस लग रही थी, वो शायद आपने भी देखे होंगे, आप जो भी इंस्टाग्राम वगैरह यूज करोगे उसमें दिख जाएगा आपको। तो वो एक्चुअल मैनुअल वे में रनिंग कर रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल है बीच में उससे भी प्रॉपर हम लोग के, जैसे कि मान चलो कि कुछ पत्थर वगैरह तो उससे कूद के जाते हैं ना, वो भी जा रहा था। इतना ज्यादा हम लोग कहते हैं ह्यूमनाइज होते जा रहे रोबोट, करेक्ट। तो बेसिकली इतना फास्ट अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो ये जो काम है ऐसे जो हम लोग शायद बहुत ही अनहाइजीनिक मान रहे हैं, और है भी वैसे वो अनहाइजीनिक इन द सेंस डिसीजेस वगैरह बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, तो वो चीजें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी है मैनुअल स्कैवेंजिंग, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, लॉस क्या है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है रिस्ट्रिक्टेड द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, और कोई भी जो ऑक्यूपेशन एक पर्टिकुलर कास्ट को जो असाइन किया गया था वो इंटरचेंज नहीं हो सकता था, वो फिक्स था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली इतना समझिए कि वर्ना सिस्टम जो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम हुआ करती थी, जो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाति व्यवस्था में चेंज होगी, वो रिजिड बनतेगी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये मुझे बताओ कि क्यों होता गया होगा ऐसा? वर्ना सिस्टम तो ज्यादा रैशनल लग रही है ना आपको, लॉजिकल है, रैशनल है, उसमें ज्यादा इनइक्वालिटी वगैरह का कुछ भाव नहीं है, कि जाति व्यवस्था में कन्वर्जन क्यों हुआ होगा? एक समरी में बताओ मुझे। हम्म, हम्म, हम्म। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे लगता है कि आपको जो फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम थी ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर जाति सिस्टम में कन्वर्ट हुई? सोच पा रहे हो? जो भी आपको लग रहा है, हम लोग कुछ इससे टेस्ट तो नहीं कर रहे, बट आपको जो भी समझ में आ रहा है,
ये समझना बड़ा जरूरी है। जब आप ऐसे सोच पाते हो ना, तभी आपको इंटरलेट कर पाओगे आप। मैंने पहले कहा था यूपीएससी की मेंस जो है इट इज ऑल अबाउट इंटरलिंकेजेस। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको रट के जाना होता है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, उसके डायमेंशन समझने होते हैं किसी भी इशू के, बट रटना नहीं होता। वो तो आपके आपके मन से आप मतलब आपके वर्ड में आप लिख सकते हो। करेक्ट। आप अभी ग्रेजुएटेड, कुछ लोग ग्रेजुएशन में रहेंगे या फिर ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, करेक्ट, तो आप तो एटलीस्ट सेंटेंस फॉर्मिंग तो कर ही लेते हो, करेक्ट। बट सेंटेंस फॉर्मिंग करने के लिए बेटर इंग्लिश से ज्यादा सेंस उस स्टेटमेंट से ज्यादा आना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश बहुत बड़े वर्ड यूज करने से नहीं होता, उस स्टेटमेंट का मीनिंग होना चाहिए। मीनिंगफुल स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फ्लावरी वर्ड वाला स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या लगता है कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्यों लगता है करके? हाँ, अच्छा सोचिए, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्यों जो फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम थी वो, आपको तो इतना समझ में आ रहा है कि सब फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम है, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। अच्छी बात है कि जो स्किल सेट लेगा वो उस स्किल का वर्क कर पाएगा, करेक्ट। अगर मुझे लग रहा है कि मैं एक साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं तो मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ, ठीक है। अभी लगता है मुझे नहीं, मुझे बिजनेस करना है तो मैं ट्रेडर बन जाता हूँ, दैट इज वैश्य में आ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बात है ना, मेरे चॉइसेस है, करेक्ट। राइट टू चूज मेरे पास है, यार जो राइट टू चूज अभी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू चूज ऑफ, मतलब राइट टू चूज पार्टनर वगैरह जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, करेक्ट। आपको क्या लगता है कि ये क्यों रिजिड होते गए, जाति व्यवस्था में क्यों कन्वर्ट हुआ? मुझे बताओ कि वर्ना सिस्टम में तो चारों लोगों का एक कल्चर हुआ करता था सोसाइटी में, हाँ, सबका एक ही सब कल्चर था, तो वो सभी उस सोसाइटी का एक ही कल्चर मानते थे, सिर्फ रोल अलग अलग प्ले करते थे। मतलब मान के चलो कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, बट कोई मान के चलो कि डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई शायद मार्केटिंग का काम कर रहा है, सेलिंग का कर रहा है, बट कर तो रहा है पूरे एक ही कंपनी के लिए काम, ठीक है, रोल अलग अलग है। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मेरा रोल बचाने के लिए मैं अभी दूसरों को मेरे रोल में नहीं आने दूंगा। सेम सेम लग रहा है आपको? समझ पा रहे हो? देखो बेसिकली क्या है, इन्होंने कहा वही है कि दो द फंक्शंस आर डिवाइडेड अमॉन्ग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम, बट सम फंक्शंस बाद में रियलाइज होता है आपको कि सम फंक्शंस आर मोर पावरफुल, या फिर वो फंक्शन करते करते आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली या फिर अभी भी रिलीजन बड़ा स्ट्रांग रहा हुआ है, और पहले तो हिस्टोरी, अभी तो थोड़ा रिलीजन का हम लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंस तो है, बट उसके अदर डायमेंशन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। बट उस टाइम पे रिलीजन वन ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर था, तो रिलीजन के बेसिस के ऊपर आपको लोगों को कंट्रोल करना बड़ा इजी था, करेक्ट, क्लियर। या फिर जो वरियर जिसके हाथ में तलवार है वो तो गले के ऊपर रख देगा, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो वो भी पावरफुल है, करेक्ट। ट्रेडर्स इकोनॉमी हैंडल करके है, जिसके बेसिस के ऊपर आपका सिस्टम चल रहा है, उस मतलब पूरे वो मतलब कंट्री नहीं, उस टाइम पे जो एम्पायर का ये चल रहा है, तो उसके हाथ में भी कंट्रोल है, करेक्ट। बट बेचारा जो कुछ आपका खेती से उपज उबा मतलब जो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, वो जब तक बेचेगा नहीं तो वैसे भी पेरिशेबल है, मतलब वो खत्म हो जाएगी, करेक्ट। उसका भी लाइफ होता है नहीं, वो तो कुछ आपका नहीं रहेगा, तो वो उसको ना बेचना ही पड़ेगा। बेचना पड़ेगा मतलब कौन कंट्रोल करेगा उसके रूल्स कि भाई तेरे को बेचनी है कि नहीं बेचनी है? ट्रेडर्स करेंगे, मतलब ट्रेडर्स हैव द कंट्रोल ओवर, मतलब ट्रेडर्स इन द सेंस वैश्य, तो वैश्य हैव कंट्रोल ओवर, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अगर तेरे को इसमें बिजनेस करना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मेरे हाथ में तलवार है, तो इट मींस हु आर कंट्रोलिंग, क्षत्रियास कंट्रोलिंग द वेस्ट एज वेल एज शूद्रास, करेक्ट। बट इसमें जिसके हाथ में तलवार है, जो एक्चुअली पूरा कंट्रोल कर सकता है, इसको भी कंट्रोल करा किसी ने, करेक्ट, सही है। तो कंट्रोल करने के लिए दिमाग लगेगा फिर, तो आपको ये जो कोई तलवार है इसको सेकेंडरी करना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो उसको सेकेंडरी करना है तो रिलीजन। तो फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज होते गया कि हाँ पहले हमने डिवीजन ऑफ लेबर करा था,
करेक्ट, फॉर द बेटरमेंट बेटर, मतलब हम लोग कहते हैं फंक्शनलिटी ऑफ सोसाइटी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि सम फंक्शंस आर मोर पावरफुल और मोर ऑथोरिटेटिव, ठीक है, या फिर मोर यू कैन एंजॉय मोर कंट्रोल बाय एक्सरसाइजिंग दीज फंक्शंस। तो वो लोग समझ में आ गया लोगों को, फिर उसमें दूसरे का इंट्रूजन हो देना वो पसंद नहीं था, तो बहुत लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया रोल कि यहां पे फिर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करो सो दैट कि हमारी हेजेमोनी रहे। समझ में आ रहा है आपको? लोग डाइल्यूट नहीं होने देते अपना पावर। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक दुकान है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, दो आएंगे तो आधा हो जाएगा, कस्टमर बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट 20-30% का तो लॉस होगा, तीन आएंगे तो तीनों को नुकसान होगा, करेक्ट। तो फिर डिवीजन जितना होगा पावर का उतना ज्यादा आप कम पावर एंजॉय कर सकते हो। तो अगर सभी के सभी लोगों को क्षत्रिय बनना ठीक लग रहा है तो भाई उधर कंपटीशन बढ़ जाएगी क्षत्रिय बनने के लिए, करेक्ट। तो भाई क्षत्रिय का पावर क्षत्रिय के पास ही रहे, उन्होंने कर दिया हेरिडिटरी, कोई नहीं आएगा, हम ही करेंगे। तो पावर रिस्ट्रिक्ट, सॉरी आपके जो कास्ट मोबिलिटी, सॉरी वरना मोबिलिटी थी ना, वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो गई टू कंट्रोल। सिंपल है, पावर गेम, करेक्ट। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप जानवरों में भी देखोगे, सब में है, और कंट्रोल सब होता है, अलग अलग वे में रहेगा। हम लोग ज्यादा सोशलाइज है तो उसके अलग अलग स्वरूप में हम लोग कंट्रोल करते हैं, करेक्ट। बट आपने देखा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ चेंज होते गया। जैसे मैंने कहा कि रिलीजन पावरफुल था उस टाइम पे, बट रिलीजन अभी भी पावरफुल है। आप देखते हो कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें करवा के ले सकते हैं हम लोग, बट रिलीजन के साथ साथ अदर चीजें भी इवॉल्व, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और कुछ चीजें इलिमिनेट होती गई धीरे धीरे। कैसे? जैसे कि पहले लड़ाई का काम पड़ता था क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना था अपना अपना साम्राज्य, बट बाद में जैसे डेमोक्रेसी वगैरह ऐसे कंसेप्ट आए तब ये खत्म हो गया, लड़ाई वड़ाई का सब सिस्टम। तो इसका मतलब क्षत्रिय जो थे वो क्या करेंगे अभी फिर? तो उन्होंने उनको दूसरा रोल लेना पड़ेगा। कौन सा रोल है फिर करने के लिए? रोल तो है नहीं भी। जैसे कि मान के चलो कि एक टाइम तक मराठा एम्पायर थे, मराठा एम्पायर के बाद फिर ब्रिटिशर्स है, पर ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल फिर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मॉडर्न वे से एडमिशन करना शुरुआत की। वो लड़ाई वगैरह तो वो करते थे, बट एक्चुअल वो घोड़ों पे बैठ के जाके वगैरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन का अलग वे था, जो वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, करेक्ट, जिसे हम लोग डेमोक्रेसी वगैरह कहते हैं, करेक्ट। तो मतलब लोग कंट्रोल करेंगे रादर देन सिंगल पर्सन या फिर सम फैमिली, करेक्ट। तो बेसिकली ये डेमोक्रेसी का नोशन वही होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, करेक्ट। तो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पावरफुल नहीं है एक पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर है। तो फिर इस टाइम पे अभी फिर जो कुछ किंगडम वाला सिस्टम था, दैट इज एम्पायर वाला, वो तो डिमीन हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे जो मैं मराठास कह रहा हूँ, मराठा किंगडम वगैरह, उनके जो कुछ आपके जनरेशन आते गए राजपूत वगैरह, इनका कुछ रोल ही नहीं रहा। फिर इन्होंने क्या किया, फिर कंट्रोल तो कर रहे थे और कोई अपना पावर नहीं छोड़ना चाहता, तो इन्होंने जमीन को कंट्रोल किया क्योंकि जमीन उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो रही थी, करेक्ट। तो जमीन को कंट्रोल करना मतलब उस टाइम पे एक सिस्टम बनी थी। ये एक्चुअल पहले लड़ाई वड़ाई करते थे और इनके अंडर कौन काम करते थे? वतनदार वगैरह, जमींदार वतनदार, करेक्ट। इनका काम ही था रेवेन्यू वगैरह कंट्रोल करना, जमींदार वतनदार उनका काम था। तो ये तो पावरफुल रहे, बट इनका रोल अबाधित रहा, बट ये लड़ने वड़ने का तो चला गया सिस्टम सब कुछ, ठीक है, लड़ाई वड़ाई करने का, करेक्ट। तो फिर जमींदार का जो रोल है इन्होंने ले लिया कि हम लोग कंट्रोल करने वाले, हमारे यहाँ पे फिर हजारों एकड़ जमीन है, करेक्ट। तो बेसिकली जिनके ये जो कुछ हैंडफुल लोग थे ना, इनके पास हजारों एकड़ की जमीन हुआ करती थी उस टाइम पे, करेक्ट। उसके बाद फिर यही जमीन के ऊपर के कुछ और भी नीचे के लेवल पे कौन थे? ओनर्स थे, लैंड ओनर्स। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कुनबी, ओबीसी, करेक्ट। तो कुनबी पर्टिकुलरली, तो वो तो खेती करने वाले लोग थे, वो ये खेती कर रहे थे। तो आपका देखो सोशियो इकोनॉमिक डायनामिज्म कैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जा रही है तो आपका जो कुछ एक क्षत्रिय का एक फंक्शन था वही जीरो होते जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर धीरे धीरे फिर पावरफुल कौन होते गए? करेक्ट, मतलब जमींदार वगैरह। फिर उसके बाद जिनके हाथ में जमीन था तो उसमें नए नए रिवॉल्यूशन आते गए, खेती में ज्यादा पैसा आता गया, ट्रेडिंग होते गई, लोग श्रीमंत बनते गए। तो फिर ओबीसी वर्ग भी थोड़ा पैसे वैसे वाला था, और उनके ऊपर ऐसा भी नहीं था कि उनको डायरेक्ट अबेंडन करा जाए उनके जमीन से, ठीक है, डिसोन करा जाए जैसे पहले किंग कर सकता था। अभी बाय रूल होता है सब कुछ, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, या फिर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी थे तो वो भी नहीं कर सकते अबेंडन किसी को, करेक्ट। तो इनका पावर बढ़ते गया ओबीसी वर्ग का, करेक्ट, जो फार्मर्स थे वगैरह।
इसीलिए जो फार्मर्स वगैरह गांव की तरफ के जो जमींदार थे उनको पाटिल कहा जाता था पहले, मतलब अभी भी कहा जाता है वैसे, ठीक है। तो उनका मेन रिसोर्स क्या था पावर का? जमीन। सोसाइटी चेंज हो रही है, जिसके बाद ज्यादा जमीन वो गांव का पाटिल। आओ हमने देखा कि जो जिसको सबसे ज्यादा प्रेस्टीज दिया जाता था जिस फैमिली को, उसके पास एक्चुअली जमीन हुआ करता था उस टाइम पे। फिर धीरे 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 सोसाइटी आगे बढ़ रही है, उसके बाद नया जो इवोल्यूशन आया वो आया एजुकेशन का, जॉब्स का। जितना ज्यादा पैसा अभी जमीन से आने वाले प्रोडक्शन से नहीं मिल रहा है, उससे भी ज्यादा पैसा आपको जॉब से मिल रहा है, करेक्ट, या फिर बिजनेस से मिल रहा है। तो बिजनेस क्लास एंड जॉब वाला मतलब एजुकेशन क्लास ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। फिर एजुकेशन किसके हाथ में था इनिशियली? हाँ, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। क्षत्रिय भी कुछ लेवल पे पहले वो वरियर वगैरह वाला लेते थे, करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज वगैरह। तो उनको एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इनमें एक्सेसिबिलिटी किसके पास कम थी? आउटकास्ट तो थी, उनके पास तो रिसोर्स ही नहीं थे हाथ में, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियस है कि वो लैक करते जाएंगे, ना एजुकेशन का राइट, ना इकोनॉमिक उनके पास एडवांटेज है, कुछ नहीं है। क्लियर? तो बेसिकली वो पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, करेक्ट। इनमें शिफ्ट हो रहा है सब कुछ चेंज। इनमें ब्राह्मण जो थे उनका रोल, जैसे मैंने कहा कि रिलीजन के साथ साथ बाकी रोल भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो सबसे फ्लेक्सिबल ब्राह्मण थे, करेक्ट। उनको पता है तलवार लेना हाथ में, काम पड़े तो तलवार ले रहे हैं, पेशवाई, करेक्ट। उसके बाद एजुकेशन लेना तो एजुकेशन ले रहे हैं। फिर जो मैंने कहा अभी कि एजुकेशन लेने के बाद बाकी सब कुछ चीजें आ रही, मतलब कि जॉब वगैरह उसमें आ रहा है, करेक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जमीन बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस टाइप पे मानी जाती थी। उसके बाद एजुकेशन के कारण जो फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये भी देखा कि जो रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह है, उससे फिर जो आउटकास्ट है उनको भी रिजर्वेशन के कारण एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ जगह मिलती गई, फिक्स जगह मिलती गई, इवोल्यूशन होते गया, प्रोग्रेस होती गई, उनका भी कंट्रोल बनते गया। ओबीसी थे उनको भी रिजर्वेशन मिलते गया, फिर वो भी आगे आते गए। तो जो एक अपर क्लास का, अपर कास्ट का जो एक ये मतलब होल्ड करके थे स्टेटस बाय दिस कम्युनिटी, उनको चैलेंज होते जा रहा है। क्योंकि उनका मेन पर्पस, उनका मेन सोर्स क्या था एजुकेशन का, सॉरी रिसोर्सेज का, जमीन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब कि उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन वगैरह, जमीन की वैल्यू इन द सेंस जो बिजनेस वगैरह के लिए बहुत बड़ी है, बट खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होती जा रही है। जो पहले बहुत ज्यादा वैल्यू थी खेती को, जिसके पास जमीन ज्यादा वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, उतना ज्यादा उसके पास रिसोर्स रहेंगे। अभी इसको ऑप्शन क्या आ गया? नौकरियां वगैरह, करेक्ट। तो फिर नौकरियां वगैरह बाकी जिनके पास जमीन नहीं थी वैसे लोगों ने ये अडॉप्ट कर लिया एजुकेशन वगैरह, तो वो भी अभी ग्रो कर रहे हैं, करेक्ट। तो फिर इसमें हो क्या रहा है कि जिन जो पावरलेस थे या फिर जिनको लोअर स्टेटस था, इनका भी स्टेटस बढ़ते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट इकोनॉमिक, नॉट सोशल। सोसाइटी में जो डिवीजन है वो तो हमारे मेंटल है ही, बेस्ड ऑन जाति सिस्टम, बट इकोनॉमिकली कौन बड़े होते जा रहे हैं? लोअर क्लास, करेक्ट। तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक पावर लेस थे वो पावरफुल बनते जा रहे हैं, और वो एट पार विथ बाकी जो हायर क्लास के लोग हैं वो आते जा रहे हैं। तो इनको थ्रेटन लग रहा है, करेक्ट। हो सकता है थ्रेट, हो सकता है ना, अरे ऐसा नो, करेक्ट। आपको लिख रहा है ना कि भाई थ्रेट कब आएगा? भाई मैं अगर ज्यादा पावरफुल हूं तो मुझे क्या डरना है कि जो वीक पर्सन है उससे, बट वो वीक पर्सन रोज जिम जा रहा है तो मुझे अभी डरने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वो भी मेरे को एक मार सकता है, ठीक है, वो भी पंच कर सकता है मुझे। पहले तो नहीं था, वो 50 किलो था ठीक है, मैं जिम वाला था, करेक्ट। तो मुझे तो डरने की जरूरत नहीं थी, मैं तो उसको ऐसे भी हरा देता। बट वो अगर जिम जाना शुरू कर दे तो मुझे डर लगेगा कि अभी ये भी मुझे चैलेंज कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ सोसाइटी, चैलेंज कर रहे हैं, अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो अभी रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ेंगे सामने आके, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जो एजुकेशन एंड जॉब रिजर्वेशन, इसकी वजह जो लोअर क्लास का है, तो इसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी तैयार हो रही है हम हायर क्लास, करेक्ट। और उसकी वजह से बहुत बार हम लोग हायर क्लास में भी रिजर्वेशन की नई डिमांड देख पा रहे। हायर कास्ट में रिजर्वेशन की डिमांड क्यों है? मराठाज इन महाराष्ट्र, जाट्स इन हरियाणा एंड राजस्थान, कापूस इन आंध्र प्रदेश, दे आर हिस्टोरिकली पावरफुल कास्ट, वो वरियर थे उस टाइम थे, करेक्ट। तो इनको जरूरत क्यों लग रही है अभी हमें रिजर्वेशन चाहिए करके? क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से लोअर कास्ट में जो रिवॉल्यूशन हुई है वो देख पा रहे, करेक्ट। तो ये एक रिजर्वेशन का एक बेस बनते जा रहा है कि हाउ द लोअर कास्ट, या फिर लोअर कास्ट या क्लास मैं कहूंगा क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर है, लोअर कास्ट भी कह सकते हैं हम लोग, वो जिस तरीके से
इमर्ज होते जा रहे हैं, या फिर नया एक मिडिल क्लास लोअर कास्ट का इमर्ज होते जा रहा है, वो दिख रहा है कि ये सामने जाके एक प्रकार से पावर में आ सकता है। बाकी आपने रिजर्वेशन तो अदर स्फीयर में भी देखे हैं, इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी देखा है, उसके अलावा इकोनॉमिक इन द सेंस बिजनेस वगैरह में बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होती है जो कास्ट बेस्ड स्कीम्स हमने देखे, बहुत सारे गवर्नमेंट लॉन्च करती है, करेक्ट, जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए होती है। उसके अलावा रिजर्वेशन तो हाई आपका एजुकेशन एंड जॉब्स में, उसके अलावा रिजर्वेशन आपका इसमें। हाँ, तो ये बेसिकली ये सबकी वजह से हो रहा है, क्लियर। तो ये रिजर्वेशन मैं अभी ये क्यों अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रिजर्वेशन पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको जितना पता रहेगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आपको वो इशू समझ में आता है, करेक्ट। क्यों अभी ये नए से जो है, पहले मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा था, रिजर्वेशन किसको दिया गया सबसे पहले, एससी एसटी को। व्हाई? दे वेर मार्जिनलाइज्ड, दे वेर वीक, करेक्ट। So it means that reservation, the term reservation or the notion of reservation is symbol of weakness initially. तो मैं अगर हायर कास्ट का हूं और मैं रिजर्वेशन मांग रहा हूं तो मैं वीक माना जाऊंगा सोसाइटी में, तो मैं कहता हूं नहीं मुझे जरूरत ही नहीं रिजर्वेशन की। सही बात है ना। रिजर्वेशन किसको दिया गया था, जो वीक थे, जो मार्जिनलिस्ट थे, उनको दिया गया था। तो मैं अगर हायर कास्ट का हूं तो मैं अगर रिजर्वेशन मांग रहा हूं तो शायद उस टाइम पे मुझे वीक माना जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या कहता था मुझे जरूरत ही नहीं रिजर्वेशन की। और सेम महाराष्ट्र में, मैं पर्टिकुलरली भी मराठा रिजर्वेशन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे अलग विषय। मराठा रिजर्वेशन के बारे में मतलब उस टाइम पे सेम पंजाबराव देशमुख, पता है ना आपको, हाँ, जिनके नाम के ऊपर अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है अकोला में, करेक्ट। पंजाबराव वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट है, महाराष्ट्र की फर्स्ट है यूनिवर्सिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो और नागपुर का भी एग्रीकल्चर कॉलेज उसको ही एफिलिएटेड है। तो पंजाबराव देशमुख जो थे वो वन ऑफ द मतलब ग्रेट लीडर, मतलब विजनरी। तो उनका जो एक एजुकेशन है ये था, या फिर उनका जो सोशल ये था, तो उनको एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई फाइंड आउट करिए कि मंडल कमीशन तो हो चुका था, कि फाइंड आउट करिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन से, देखो जो मंडल कमीशन था वो तो सेंटर ने लाया था, फिर स्टेट के ऊपर भेजा, मतलब स्टेट को भेजा गया कि भाई आप फाइंड आउट करो कि कौन कौन से ऐसे कास्ट है जो बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं, जिसे हम लोग ओबीसी कहते हैं। तो ये लिस्ट एक्चुअली स्टेट को भेजनी थी। उस पैरामीटर के ऊपर उन्होंने पैरामीटर डिसाइड कर दिए थे कि ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर में फिट बैठने वाले जो ऑल ग्रीन टिक है उनको लिस्ट भेजिए, उनको हम लोग ओबीसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ लिस्ट बन रही थी उस टाइम पे, फिर पंजाबराव देशमुख वगैरह जो है इनको एक्चुअली उस कमेटी में रखा गया था। तो फिर उन्होंने बताया था कि ये कास्ट है, इनको जरूरत है, करेक्ट। उनमें से कुछ ऐसे कास्ट है जो, अभी देखो मराठा सिर्फ एक सिंगल कास्ट नहीं, वहां पे भी 92 गोई 96 गोई है, करेक्ट। 92 गोई 96 गोई मतलब वो भी उस टाइम पे कौन थे, फार्मर ही थे। मैंने पहले कहा था जो मराठास थे, मराठास में डुअल रोल वाले लोग थे, एक तो थे फार्मर्स, वही फार्मर पार्ट टाइम जंग में जाते थे, वॉर में जाते थे, करेक्ट। तो बेसिकली यही जो फार्मर थे उनको भी जरूरत थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू, वो जब आगे बढ़ते गए वो मराठा वाला, हम लोग वरियर वाला आता गया, वो शायद अपने बिजनेस से, दैट इज ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन था उससे दूर जाके ज्यादा वरियर ज्यादा वॉर्स में प्राउड फील कर रहे थे, करेक्ट। तो वो खुद को मतलब वॉर करना उसमें वो बड़ा मानते थे, और वो था भी उस टाइम पे, करेक्ट। मतलब सोसाइटी का वो स्टेट था कि वहां पे जंग लड़ना वो बड़ा माना जाता था, ऊपर माना जा रहा है, करेक्ट, क्योंकि उससे कंट्रोल हो रहा है ना सोसाइटी, करेक्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि वॉर करना तो बंद ही हो गया, तो फिर वो फिर से कहां पे गए, खेती की तरफ गए। या फिर ऐसा भी हुआ कि ओबीसीज मतलब पर्टिकुलरली कुंभी वर्ग, जैसे हम लोग खेती करने वाला वर्ग कहते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ते गए। क्यों? सिंपल बात है, उनके हाथ में कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल है, खेती, लैंड, करेक्ट। और ये जो वॉर में चले गए, इनका बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस इन द सेंस वॉर करना ही बंद हो गया ना सामने जाके, करेक्ट। फिर ये लोग क्या करें, करेक्ट। तो जो वतनदार वगैरह थे उनके हाथ में जमीन थी, बट इनको एक्चुअल कैसे खेती करना है ये नहीं पता, वो ट्रेडिशनली करते जा रहे, करेक्ट। तो इन्होंने लैंड तो कंट्रोल करी, बट खेती करना है नहीं करना इसमें कंफ्यूजन रहा, करा नहीं, ऐसा नहीं करा, करेक्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन ओबीसी जो थे, जो एक लिस्ट बनी थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ओबीसी वालों, जो मतलब जो आपके खेती करने वाले या फिर अदर जो कोई एक्टिविटीज करने वाले थे, आयरन स्मिथ वगैरह, करेक्ट। तो उससे पंजाबराव जो देशमुख थे उन्होंने एक लिस्ट जो बनाई उस टाइम पे, करेक्ट। तो उसमें उन्होंने लिस्ट भेजी, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, रिजर्वेशन मिल रहा तो ले लेते हैं ना, करेक्ट। बट मराठास थे, उन्होंने बोला था, जो उनकी फाइंडिंग्स थे एक्चुअली ये सोशल बेसिस के ऊपर थी कि भाई मराठास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि सभी के सभी लोग इकोनॉमिकली या फिर सोशली अपवर्ड,
करेक्ट, अदर बैकवर्ड ढूंढने थे ना, तो उसमें भी कुछ ऐसे बैकवर्ड से रहेगी। बट जैसे मैंने कहा ना कि रिजर्वेशन वॉज द सिंबल ऑफ वीकनेस, हमें तो जरूरत है ही नहीं, लिया नहीं था उसने, फिर लिया नहीं तो फिर अभी फिर से डिमांड बाहर निकल गई। और उसमें भी अब पूरा इशू अगर आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट उसमें भी अभी फिलहाल क्या चल रहा है, ओबीसी में से हमें रिजर्वेशन चाहिए ऐसी डिमांड चलती है। करेक्ट, क्योंकि नया तो कैटेगरी बन नहीं सकता, वो लास्ट टाइम मैंने बताया था, रिजर्वेशन का बताऊंगा मैं सामने टोटल एकदम टेक्निकली क्या है। तो नया तो कैटेगरी बन नहीं सकता मराठा जैसे बैकवर्ड क्लास, या फिर बैकवर्ड क्लास खुद को मतलब कहलवा के लेना जो मेरे प्रेस्टीज के ऊपर आता है। करेक्ट, तो हमें ऐड करो बैकवर्ड क्लास। बट बैकवर्ड क्लास में ऐड करने के लिए वो पैरामीटर्स होते हैं कि भाई आप बैकवर्ड हो के इसके पैरामीटर बताओ कि आप इकोनॉमिकली इसके पहले आपका क्या ऑक्यूपेशन रहा है, आप कैसे का स्टेटस रहा है। तो उसमें अभी जो सर्टिफिकेट्स है ना वो फाइंड आउट करे जा रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली भाई हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सब कुछ चीजें, ये सब कुछ चीजें चल रही है। तो अभी बेसिकली रिजर्वेशन की जो डिमांड आ रही है इसमें है सामने जाके, व्हाई देयर इज अ न्यू डिमांड ऑफ रिजर्वेशन इन हायर क्लासेस, बिकॉज इकोनॉमिक जो फंक्शनैलिटी है ना वो चेंज होती जा रही है। जो पहले इकोनॉमिक फंक्शनैलिटी विथ रिस्पेक्ट टू जमीन वतनदारी पहले चलती थी, उससे पावर कंट्रोल होता था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वही फिर अंग्रेजों के टाइम पे प्रोडक्शन के थ्रू, मतलब जमीन से प्रोडक्शन करने वाले लोग ज्यादा पावरफुल खुद को बने, जैसे कि ओबीसी, जैसे कि मैंने कुंडी वगैरह कहा, वो एजुकेशन के साथ नया एक शिफ्ट है एजुकेशन के साथ वर्किंग क्लास का। करेक्ट, तो अभी डिमांड मेनली फिर क्या है कि रिजर्वेशन अगर चाहिए तो कहां पे रिजर्वेशन मिलता है, दो स्पीयर में, एजुकेशन में और जॉब्स। सिंपल। तो अभी सबको पता है कि एजुकेशन इज द वेपन ऑफ पावर। करेक्ट, तो एजुकेशन में जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग पावर में रह सकते। तो बेसिकली जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में यही पूछा था कि वर्ना सिस्टम चेंज होते जा रही है धीरे धीरे, जो फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हुई रिजिड जाति सिस्टम में। तो क्यों होती गई, उसका बेसिक एक ही सार है, टू स्टे इन पावर, जो मेरा फाइंडिंग। और ये वन ऑफ द ये है, मुझे लगता है आपको जो ऑडियो लेक्चर के दिए गए ना उसमें भी यही बताया गया, मतलब ऑडियो लेक्चर है ही क्या, वो ऑडियो लेक्चर आपके एनसीईआरटी के ही है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मतलब 11वीं की 2 एनसीईआरटी इंट्रोड्यूसिंग टू द सोसाइटी करके, तो जिसके आपको पांच ही चैप्टर है उसमें, अच्छे खासे चैप्टर, तो पढ़ते हो तब आपको ऐसे समझना होता है, उसमें भी सेम बताया गया है। ठीक है, कि कैसे कैसे ये सोसाइटी में कास्ट सिस्टम वगैरह आगे बढ़ते जा रही है, कैसे कैसे पावर जो हम लोग कहते हैं ना रोल ऑफ पावर, मतलब पावर का जो एक चेंज डायनामिज्म है वो कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है, कैसे ये नए नए डिमांड्स आते जा रही है रिजर्वेशन की, ये सब कुछ एसोसिएटेड होती है हमारे सोशल इवोल्यूशन। ठीक है, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक इवोल्यूशन हो रहा है हमारे सोसाइटी का, उसको होती है। तो इसलिए ये जो हम लोग समझ रहे हैं कास्ट सिस्टम, इसलिए मैंने कहा था कि क्यों हम लोग कास्ट सिस्टम समझ रहे हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड जो अभी करंट अफेयर में जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो समझने के लिए मेरा ये समझना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, शायद इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना पूछे यूपीएससी, बट करंट अफेयर में ये रिजर्वेशन वगैरह की डिमांड चलती है ना, तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़, ये सॉरी रिपीट हो गई, मतलब सेम स्लाइड रिपीट हो गई। हाँ रुकते हैं क्योंकि 10 मिनट में ये मेरा टॉपिक कितना है। चलो ठीक है, मैं ये पढ़ा देता हूँ, चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। अरे ऑनलाइन किसी को डाउट है क्या, मैं यहाँ पे, ये लोग तो मुझे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आता है, बट ऑनलाइन आप खुद को भी रिस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है, नहीं तो आप भी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। अरे लेक्चर बंद हुआ क्या, नहीं चल तो रहा है मेरा, वेट, देखो रैशनल वे में सोचना है। ठीक है, हमें पता है कि हिस्टोरिकल क्या हुआ था, हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुए, बहुत सारी चीजें हैं, बट बहुत बार हमने जो कुछ चीजें, मतलब बेसिकली देखो, रिजर्वेशन को अपोज करने वाले भी लोग हैं, रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं, बट जब मुझे हिस्ट्री पता होता है तो हम लोग रैशनली बता सकते हैं कि भाई रिजर्वेशन की सच में जरूरत है या नहीं है, या फिर क्यों रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा गया है। करेक्ट, तो जितना आपका डायनामिज्म बढ़ते जाता है विद रिस्पेक्ट टू दैट इशू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, करेक्ट, तो आप ज्यादा रैशनली सोच पाते हो। नहीं तो होता क्या है कि हमारा वन वे थिंकिंग रहता है पर्टिकुलर चीजों के बारे में, कोई भी चीज रहे।
मतलब बेसिकली मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को बिलोंग कर सकते हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी, हाँ सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने में कुछ नहीं, इश्यू नहीं है, बट आप जब अपोज भी करते हो दूसरा आइडियोलॉजी को तो उसमें कुछ रैशनल होना चाहिए, ब्लाइंडली अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो मुझे लगता है कि हाँ कि ठीक है। अरे ऑनलाइन किसी को मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, मेरा थोड़ा लेक्चर बंद हो गया था, तो किसी को डाउट है? आकृति, भूमि, गुनगुन, प्रगति, प्रेम, तुबा, विशा। तो बेसिकली यूपीएससी में मैं अभी फिर से एक बार बताता हूँ, यूपीएससी में जब आंसर लिखे जाते हैं ना, तो खुद के प्रिजुडाइसेस, खुद के बायसेस साइड में रख के कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सही है क्या गलत है वो हमें सोचना होता है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनाया हुआ है वहां पे भी इंडिया के टॉप नॉच लोग ही बैठे थे, जो उस टाइम के इतने विजनरी लोग थे, उतने विजनरी लोग आज भी नहीं, ठीक है। बड़े बड़े लोग थे, मैंने पहली नाम गिनाया आपको सब कुछ, ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, कृपलानी थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस टाइम के वो टॉप नॉच आपके एडवोकेट हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बैठ के इतना बड़ा सब कुछ चीज है, तो वो भारत रत्न जो हम लोग कह रहे हैं ना, वो टाइप के लोग थे, करेक्ट। तो उन्होंने इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है इतने कम टाइम में, करेक्ट। क्योंकि इंडिया का इतना डाइवर्सिटी है कि आप चैलेंजेस इतने ज्यादा थे कि वो सबको एक्सेप्टेबल इतना कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, ये आप बिलीव नहीं करोगे जब आप इंडिया की डाइवर्सिटी समझोगे। जितना आपको डाइवर्सिटी समझ में आएगा, जितना आपको इश्यूज समझ में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, क्लास, रिलीजन, तो आपको लगेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंक्लूसिव कैसे हो सकता है जिसमें सबको समाया जाता है, ठीक है। हाँ हो सकता है किसी किसी को शायद अभी भी कुछ कुछ प्रोविजंस पे इश्यूज रहे, ठीक है, बट मोर और लेस वो बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव, ठीक है। तो बेसिकली अभी फिलहाल तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी के आइडियोलॉजी को शायद कुछ ऐसे हो सकते हैं कि प्रोविजंस अभी कॉन्स्टिट्यूशन में वो ना मान्य हो, ना सही लगे उसको, इश्यूज को आपको गवर्नमेंट ने राइट टू डिसेंट दिया हुआ है। डिसेंट होना मतलब, जैसे मैंने राइट टू प्रोटेस्ट कहा था ना, प्रोटेस्ट मतलब एक्चुअल वो तो प्रोटेस्ट करना होता है, राइट टू डिसेंट मतलब असहमति जताना, करेक्ट। असहमति जताना, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये चीज सही नहीं हो रही, तो आप बोल सकते हो ना, करेक्ट। आपको लग रहा है कि नहीं ये जो डिसीजन लिया गया है इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट द्वारा या फिर अधिकारी द्वारा, तो आप राइट टू डिसेंट कर सकते हो, करेक्ट। आपके रैशनल वे में आप बताओ, बट राइट टू डिसेंट करने के लिए आप में रैशनलिटी होनी चाहिए कि क्यों ये गलत है, कैसे गलत है, करेक्ट। तो ये जो आना जरूरी है आपका दिमाग से, तो जब मुझे दूसरों को अपोज भी करना है, या फिर अपोज इन द सेंस अपोज नहीं करना है, पॉजिटिव वे में उसकी गलत चीजें आइडेंटिफाई करते हुए उसको बतानी है, तो मेरे बोलने में या फिर जो भी मेरे इश्यूज है या फिर जो मेरे डाउट्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना जरूरी है। रैंडमली नहीं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव। इनफैक्ट जो हम लोग कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेज में अभी थोड़ा ये भी इशू है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी जो आइडियोलॉजीज है एक दूसरे को राइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, एक डिबेट हुआ करती थी प्रॉपर, ठीक है। वहां पे तो बीजेपी वाले भी बैठते थे, कांग्रेस वाले भी बैठते थे, सीपीआई वाले बैठते थे, बहुत सारी पार्टियां, हमारी इतनी पार्टियां पूरे नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट करें, बट उनके बीच में डिबेट होती थी, हेल्दी डिबेट होती थी। अभी हेल्दी डिबेट वाला कल्चर चला गया, डिबेट से ज्यादा शोर शराबा ज्यादा होता है, करेक्ट, इतना ज्यादा शोर शराबा है। तो ये फंक्शनिंग जो हो रही है ना हमारी लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, वो एक उसकी एक सैंक्टिटी है पार्लियामेंट की, उसकी अपनी हिस्ट्री है, करेक्ट। तो ये सैंक्टिटी ये दिन ब दिन नए वाले लोग ना, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, सभी गवाते चल रहे भाई। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, डेमोक्रेसी चलती है आपके सबके कंसेंसस से। हाँ हो सकता है कि आपको एक दूसरे के ओपिनियन में इश्यूज रहे, बट आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा ये क्या बोल रहा है, तो उससे जब मैं सुनूंगा तब जाके उसके ऊपर सॉल्यूशन रहेगा। शायद उसके ओपिनियन मेरा ओपिनियन नहीं मैच कर रहा है, बट अगर उसका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से या फिर उसका जो सोल्यूशन है मेरे सोल्यूशन से, उसका जो उपाय है मेरे उपाय से ज्यादा बेटर है, तो अगर मुझे समझा कि वो दे रहा है तो शायद मैं वो वाला सोल्यूशन भी हमारे पॉलिसी में डाल सकता हूं। बट मुझे राइवलरी की भावना अगर मेरे दिमाग में आ गई, वो कौन बताने वाला, हम पावर में है, हम मेजोरिटी में है, तो उसका डिसीजन तो सेकेंडरी है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब हिस्ट्री में भी देखो, हमने देखा है कि बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे बहुत ज्यादा उनका रुतबा था,
करेक्ट। उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, 2 इलेक्शन हार गए बी आर अम्बेडकर। स्टिल ऐसे होने के बाद भी अभी आपको असेंबली में मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री किसको दी जाती है? जो चुन के आया हुआ है। ये तो अभी गिर गए, मतलब कि इलेक्शन हार गए, तो फिर इनको कैसे? तो भी इनको बाहर से मतलब बाद में इलेक्शन वगैरह होते हैं राज्यसभा से, उनको ले सकते, तो भी उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था कांग्रेस सरकार। सेम वाजपेयी सरकार के टाइम पे वाजपेयी सरकार गिर भी गई थी, बट वाजपेयी जी को यूएन का रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा गया था, कांग्रेस वाले थे रिप्रेजेंटेटिव। सेम बीजेपी सरकार में भी ऐसे भी हुआ है, करेक्ट। मतलब वाजपेयी रेसिप्रोकेट हो चुका था, मतलब वाजपेयी जी ने भी बोला था कि भाई हाँ इनको भेजेंगे। तो बेसिकली क्या है कि फॉर द ग्रेटर गुड्स ऑफ हमारे कंट्री जो ज्यादा बेटर है वो करना जरूरी है। वो फिर हमारे पार्टी का रहे या फिर दूसरे पार्टी का, ज्यादा बेटर गुड है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तो ये जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ना, ये थोड़े ना अपने हमारे देश को ना पीछे लेके जा सकते हैं। पूरा चिल्लाना, ये करना, शोर शराबा करना, सब कुछ चलता है, ठीक है। डिस्कशन बहुत ही कम होते हैं, पहले प्रॉपर डिस्कशन होते थे। कोई भी बिल आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि एक्ट बनने के पहले बिल आता है, करेक्ट। तो हर प्रोविजन में अच्छे खासा डिस्कशन होता था, डिसीजन लिए जाते थे, नए डिसीजन एक्सेप्ट किए जाते थे और आगे बढ़ता था। अभी तो कुछ नहीं, चिल्लाना चिल्लाना चलता है ना। कांग्रेस को होता था कांग्रेस बाहर जाता है, वोटिंग ही नहीं कर रहा है। फिर वोटिंग जो हो रही है, वो रिमेनिंग जो भी सदस्य रह रहे वोटिंग कर रहे हैं, वो मेजोरिटी में हो तो पास ही कर जा रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं ये सोच रहा कि डोमिनेंट, मतलब एक वर्ड मुझे अभी पॉलिटिकल सिस्टम का एक ही लगता है, डोमिनेंट मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, डोमिनेंट मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एंड होपलेस अपोजिशन, ये इंडिया की सिस्टम चल रही है फिलहाल, ठीक है। मतलब अपोजिशन भी होपलेस ही है गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा ऑथोरिटेरियन बन हो रही है कि वो, मतलब उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिकली ऑथोरिटी होना, डेमोक्रेटिक ऑथोरिटी है। मतलब लोगों ने चुन के दिया तो वो ऑथोरिटेरियन बन सकता है। हम लोग कहते हैं कभी कभी कि भाई राजा तो अपने तलवार के नोक पे तो किसी को भी ये कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसी के लिए तो डेमोक्रेसी आई थी कि किसी एक के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट मत करो। राजा शायद हो सकता है कि उसके मन से काम करे, तो हमने डेमोक्रेसी लाई। पर डेमोक्रेसी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर लोगों को चुन के हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भेज रहे हैं। बट ये प्रतिनिधि जिनको भेजा हुआ है, उनको अगर मान लो कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली, तो उनको लगता है कि हम ही है, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मस्ट है, अभी फिलहाल तो होपलेस ही लगता है, ठीक है, अपोजिशन। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जो फिलहाल जिसके हाथ में पावर है, उसने भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होना जरूरी है पूरे जो भी हमारे पीपल ऑफ इंडिया हम लोग जो कहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ चीज, ठीक है, आप समझोगे पॉलिटी में आगे जाके रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें तो आगे जाके रहने देती, इसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग खत्म कर देंगे अभी, नहीं तो ये पढ़ाने जाऊंगा तो और आधा घंटा चला जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? आकृति, भूमि, गुनगुन, प्रगति, प्रेम, दुबा, विशाल, डाउट है किसी को? नो डाउट? आपको किसी को डाउट है? नो? चलिए तो पढ़ते चलिए। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ अगर अच्छे अच्छे कुछ आपके ये रहते हैं ना आर्टिकल्स वगैरह, वो शेयर करते चलूंगा, कुछ वीडियो शेयर करते चलूंगा, तो आपको ना और भी ज्यादा इसका ना डीप अंडरस्टैंडिंग आते चले, ठीक है, क्लियर। सो दैट कि आप और भी ज्यादा डायनामिकली सोच पाओ इसके ऊपर, ये इश्यूज के ऊपर। आप में से आर्ट कितने लोगों का था? आपका था? तो आप कौन सा ईयर चल रहा है? ईयर कौन सा चल रहा है, मतलब हो गया फर्स्ट ईयर चल रहा है? अच्छा, तो बहुत सारी चीजें आपने अभी तक कवर नहीं हुई, क्या आप पढ़ोगे सामने आके? बाकियों का नहीं था, आपका तो इंजीनियरिंग है, आपका साइंस था, आप साइंस, ठीक है। तो आर्ट वाले जो पर्टिकुलर लोग होते हैं, तो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये पॉलिटी, सोसाइटी, सोशोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ते हो, तो उनको थोड़ा पता होता है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि किसका है। चलो ठीक है, आपको ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर ही में हो ना, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेटर वे से ग्रेजुएशन अंडरस्टैंड करने मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग ग्रेजुएशन कैसे करते हैं, रादर देन सब्जेक्ट नॉलेज लेने से पास होना हमारा ज्यादा ये होता है पर्पस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।